वेल दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है ऑफेंस, पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अंडर जीएसटी रिवीजन मिशन संभव है। सो दोस्तों, आपको ये बता दूं कि यहाँ पे ये ऑफेंस, पेनल्टीज और प्रोसिक्यूशन सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को दिक्कत जाती है। इसके दो रीज़न है। पहला तो स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पे पेनल्टीज याद नहीं रहती है। दूसरा, उनको फ्लो ही नहीं लगता है कि कब सेक्शन 73, 74, 74 है या फिर 122 एंड अलग अलग पेनल्टी सेक्शन याद रखने में दिक्कत जा रही है, और कब कौन सा सेक्शन अप्लाई करना ये भी याद रखने में दिक्कत जा रही है। तो दोस्तों, आज का सेशन आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहने वाला है, जिसमें आप पूरा लिंकिंग समझोगे चार्ट के बेस पर। और मैं आपको ये बता दूं कि ये चार्ट के बेस पर आपको एक बार अगर लिंक समझ में आ जाए तो कॉन्सेप्ट पढ़ना आपका आसान हो जाएगा। पेनल्टीज आपको मेरे साथ थोड़ी बहुत लर्न कर लेना है, मैं लर्न करवा के दूंगा। और अगर आज का सेशन आपने एंड तक देख लिया तो यस, आपका कॉन्फिडेंस सुपर बूस्ट हो जाता है। और ये चैप्टर पे मैक्सिमम एग्जाम में, मैं अल्टरनेट भी नहीं कहूंगा, मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और इसके मार्क्स छोड़ना नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ईजी है। बस ये रिवीजन कर लो और इसके बाद में क्वेश्चंस देख लो, तो देखो आपको और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम थिंग्स आर कवर्ड इन माय चार्ट। तो मेरे चार्ट बुक और ये जो है क्वेश्चन है, इनफ आपका बहुत अच्छे से ये चैप्टर कवर हो जाएगा। सो दोस्तों, यहाँ पे आगे बढ़ने के पहले मैं कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैंने मोर देन 70% जीएसटी का रिवीजन ले लिया है, सारे चैप्टर्स ले लिए, बहुत अच्छी इंडेप्थ में लिए बेटा। और ये रिवीजन का ऑब्जेक्टिव बस ये था कि आप जो है रिवाइज कर लो मेरे साथ और क्वेश्चंस देख लो। आपको रेगुलर मैथ कम से कम पढ़ने की जरूरत रहेगी, तो आपको एक बहुत अच्छा सपोर्ट मैंने दिया गया। ओके, तो बहुत से स्टूडेंट का इसका फीडबैक है कि सर, ये रिविजन करने के बाद हमारा चैप्टर ही खत्म हो जाता है और हमें सिर्फ क्वेश्चन देखने की जरूरत पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, ओके, ये रिविजन आपको हेल्प करेगी। हाँ, चार्ट बुक जो है इसकी मैंने पीडीएफ कॉपी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वन स्टॉप सॉल्यूशन मटेरियल लिंक, उसमें पीडीएफ कॉपी मिल जाएगी। हाँ, अमेंडमेंट्स भी आपने देख लेना, क्योंकि अमेंडमेंट्स देखने के बाद ये समझना आपके लिए आसान होगा। ओके, इसमें वैसे तो बहुत कम अमेंडमेंट्स है, पर अमेंडमेंट्स देखने के बाद ये देखें तो और आपको आसान होगा मिशन संभव रिवीजन। और मैं आपको ये बता दूं कि फिजिकल कॉपी अगर आपको चार्ट बुक की चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हो। और वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक दी है वो मेरा ऑफिशियल आईडीटी का चैनल ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारा यहाँ पे टिप्स देते रहता हूँ एग्जाम के लिए, और मेरा 22 ईयर्स का एक्सपीरियंस हेल्प करेगा आपको। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैंने जो भी टिप्स दी वो एग्जाम में आई है। तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का रिवीजन। आर यू रेडी? यस और नो? तो डन। चलिए दोस्तों, तो आ जाइए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर पे, ऑफेंस, पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन। इसमें हम कवर करने वाले सेक्शन 122 से लेके सेक्शन 138 तक। ये टॉपिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पिछले, अगर मैं 2017 से लेके अभी तक देखूं तो पिछले 8 साल में कंटिन्यूअस जो है इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट का फेवरेट चैप्टर है। इसमें बहुत सारी पेनल्टीज है और ये पेनल्टीज आपको याद रखनी है, इसलिए ये चैप्टर जो है आपको कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंट रिवीजन में लेना है। हर सैटरडे संडे ये एक चैप्टर, ओके, आपको, और एक इसके साथ आईटीसी वाला कोई रूल 42, 43 ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट साइड में रख दो जो फ्रीक्वेंट रिवीजन में आपको लेना है। टाइम पे इसकी पेनल्टीज याद नहीं आती है, ठीक है। जनरली ये चैप्टर, ओके, स्टूडेंट्स का परसेप्शन ये होता है कि भाई रट्टाफिकेशन करेंगे, रट्टा मार लेंगे, रट्टाफिकेशन कर लेंगे। तो क्या सर ये चैप्टर रट्टाफिकेशन से होगा क्या? पेनल्टीज कैसे हमें याद रहेगी, क्योंकि एग्जाम में तो पूछी जाती है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, पेनल्टी अमाउंट आपको रेक्टिफिकेशन करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप ये चैप्टर लॉजिकली जाओगे, अब सर लॉजिकली मतलब क्या, कौन सा सेक्शन कब अप्लाई होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, अगर आपको ये बहुत अच्छे से समझ गया ना, तो ये चैप्टर आपका वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर बन जाएगा। और आज इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये जो माइंड मैपिंग है चार्ट की, ये पूरी माइंड मैपिंग चार्ट की आपको मेरे साथ कर लेनी है। मैंने इतना अच्छा फ्लो कनेक्ट किया हुआ है कि आपको हर चीज़ समझेगी कि ये सेक्शन की पेनल्टी क्यों आई, और ये सेक्शन 122 कब लगाना चाहिए, सेक्शन 74 कब लगाना चाहिए, जिसके बेस पर जो है आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, मेरे साथ क्वेश्चनर्स भी देख सकते हो। चलिए, सो दोस्तों, यहाँ पे हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और इन्वेस्टिगेटिव पावर। इसकी रिवीजन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपको याद होगा तो हमने रिवीजन किया असेसमेंट ऑडिट, ओके, जो असेसमेंट ऑडिट और इंस्पेक्शन, सर्च और सीजन, इसका रिवीजन बहुत अच्छे से किया है। आप
डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में दे सकते हो, असेसमेंट ऑडिट में आपको मिल जाएगा, और इन डेप्थ में हमने रिवीजन किया है। उसके बाद में डिमांड एंड रिकवरी सेक्शन 73 74 पर भी हमने बहुत अच्छे से यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है ना। पहले ये फ्लो समझ लो, यहाँ पे अगर आपको एक बार ये फ्लो समझ में आया तो फिर हम आगे पेनल्टीज पे बढ़ेंगे, ठीक है। अब ये फ्लो क्या कहता है, अगर असेसमेंट ऑडिट वाला चैप्टर आपको याद होगा तो आपने जो है, आप रजिस्टर्ड पर्सन हो या आप रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हो बट लायबल टू रजिस्टर्ड हो। रजिस्टर्ड पर्सन हो तो बातें आगे बढ़ेगी। अगर आप अनरजिस्टर्ड हो बट आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो तो आपका सेक्शन 63 में बेस जजमेंट असेसमेंट हो जाता है। अब आते हैं यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन अगर आप होगे तो आप रिटर्न दे रहे हो, रिटर्न सेक्शन 59 में सेल्फ असेसमेंट रिटर्न जीएसटी R3 भी या वॉट एवर द रिटर्न आपको अप्लीकेबल आप दे रहे हो। और प्रोविजनल असेसमेंट अगर आपने किया होगा तो वो जो भी है आपके ये सेल्फ असेसमेंट या प्रोविजनल असेसमेंट पे डिपार्टमेंट स्क्रूटिनी करेगा या समरी असेसमेंट करेगा, ठीक है। अब ये जो है, आप अगर रजिस्टर्ड पर्सन हो और आपने रिटर्न नहीं फाइल किया तो डिपार्टमेंट बेस जजमेंट असेसमेंट करेगा, और इसकी सारी प्रोसीजर हमने देखी थी ना। सेकंड ऑडिट, एक डिपार्टमेंटल ऑडिट होता है और एक स्पेशल ऑडिट होता है, ठीक है। और सेक्शन 71 में एक्सेस टू द प्रीमाइसेस हमने देखा था। तो ये सब जो हमने डिस्कस किया था ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में डिस्कस किया था। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन पावर। इन्वेस्टिगेटिव पावर में अगर हम देखें तो इंस्पेक्शन प्लेस ऑफ बिजनेस का ऑफिस, मतलब ये एक तरह की रेड नहीं होती है, ओके। जहां तक देखा जाए, जस्ट मिनट बेटा, जस्ट मिनट, हाँ ठीक है। तो जहां तक देखा जाए तो ये रेड जितना सीवियर नहीं होता है, सॉफ्टवेयर एक तरह का सर्वे होता है, इंस्पेक्शन होता है, रेड नहीं होता है। हाँ, सर्च और सीजर एक तरह का रेड होता है कि भाई इनकम टैक्स की रेड हो गई, जीएसटी डिपार्टमेंट की रेड हो गई, और ट्रांजिट में भी आपका इंस्पेक्शन हो सकता है, और बाद में अरेस्ट की पावर हमने देखा था। ये कंप्लीट फुल हमें यहाँ पे देखा ना। अब देखो, आपने शॉर्ट पेमेंट नॉट पेमेंट किया, या आईटीसी गलत लिए, या रिफंड गलत लिए, ये डिपार्टमेंट ने अपने जो भी तरीके से है, यहाँ स्क्रूटिनी असेसमेंट करके, बेस जजमेंट असेसमेंट करके, या फिर ऑडिट करके, या एक्सेस या इंस्पेक्शन करके, या सर्च और सीजर करके आइडेंटिफाई कर लिया। डिपार्टमेंट के पास बहुत सारे टूल्स है आपके अगेंस्ट में वेरीफाई करने के लिए कि आपने टैक्स सही दिया या नहीं दिया, और अलग अलग सेक्शंस में पावर दी गई है। नाउ अब अगर ये डिपार्टमेंट को लगता है कि यस आपने टैक्स अवॉइड किया है, टैक्स नहीं दिया है, या आपने जो है यहाँ पे जो इंटरेस्ट वगैरह देना था वो नहीं दिया हुआ है, तो आपके अगेंस्ट में क्या होगा बेटा, एडजुडिकेशन। डिस्क्रिपेंसीज मिल गई है, डिस्क्रिपेंसीज या क्रेडिट गलत ले लिया आपने, इरोनियस रिफंड ले लिए, तो अब आपके अगेंस्ट में होता है एडजुडिकेशन। एक एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग हमने डिटेल में देखी जिसका टॉपिक का नाम था डिमांड एंड रिकवरी, आपको याद है। डिमांड एंड रिकवरी का एडजुडिकेशन प्रोसीजर हमने देखा। नाउ अब ये डिमांड और रिकवरी में हमने क्या देखा कि भाई शॉर्ट पेमेंट, नॉट पेमेंट, इरोनियस रिफंड, या रॉन्गली अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी होगा। ये केसेस होगी तो आपके केस में सेक्शन 73 74 का एक्शन हो सकता है, अगर केस फ्रॉड का हो या अदर देन फ्रॉड का हो, ओके। तो फ्रॉड का होगा तो 74, अदर देन फ्रॉड का होगा तो सेक्शन 73 का एक्शन आपके अगेंस्ट में हो जाता है। अगर ये एडजुडिकेटिंग प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट में हो रही है, जिसमें हमने देखा 2 years 9 months या 4 years 6 months, डिमांड ऑर्डर 3 years 5 years, कंप्लीट प्रोसीजर हमने देखी थी ना, ठीक है। अब अगर सेक्शन 73 की प्रोसीडिंग हुई, सेक्शन 74 की प्रोसीडिंग हुई, या सेक्शन 76 का आपके मतलब क्या कि आपने टैक्स ज़्यादा कलेक्ट कर लिया, तो सेक्शन 76 की प्रोसीडिंग हुई, वॉट योर इट में भी। पहले हम ध्यान देते हैं शॉर्ट पेमेंट नॉट पेमेंट, आपने टैक्स नहीं दिया 73 74 में, या एक नया सेक्शन है 74A, आपने अगर टैक्स नहीं दिया तो वो केस में टैक्स कितना होगा, उसका इंटरेस्ट कितना होगा, और पेनल्टीज कितनी होगी, इसी सेक्शंस में पेनल्टी लगाई हुई है, इसी सेक्शन में पेनल्टीज लगाई हुई है, उसके लिए कोई सेपरेट सेक्शन नहीं है। याद करो मेरा चार्ट, नहीं तो चार्ट बुक में जाओ और देखो। हमने देखा कि अगर आपने अदर देन फ्रॉड की केस होगी, वॉलंटरी पे किया तो पेनल्टी नहीं लगेगी, शो कॉज नोटिस के 30 days में दिया तो पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन डिमांड ऑर्डर आ गया तो आपको पेनल्टी देनी ही पड़ेगी, दैट इज 10% ऑफ टैक्स और ₹10,000 विच एवर इज हायर।
वो देना ही पड़ेगा। 74 में हमने देखा 15%, 25% या ऑर्डर भी आ जाती है तो उसके 30 डेज में दे देते हो तो 50%। तो पेनल्टी वहां लगा के चीज़ों को सेटल कर दिया गवर्नमेंट ने ज़्यादा खींचा नहीं है। अगर केस 73, 74 में आपके अगेंस्ट में लगी होगी। डन नाउ, और ये भी कहा गया है 73, 74 के नीचे कि अगर आप ये टैक्स, इंटरेस्ट और जो भी पेनल्टी इसी सेक्शन में आपके ऊपर लगी अगर आप दे देते हो तो सारी प्रोसीडिंग डीम टू बी कंक्लूडेड, प्रोसीडिंग कंक्लूड कर दी जाएगी, एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट वाला मामला हाईलाइट करना, पर ये प्रोसीडिंग कंक्लूड नहीं होगी 129 की, 130 की और 132 की। आगे मैं सेक्शन 129 पढ़ा होगा। ओके, तो 129 की प्रोसीडिंग एक्टिव रखी है, ये क्या है हम देखेंगे। उसके बाद में सेक्शन 130 की प्रोसीडिंग एक्टिव रखी है और आगे सेक्शन 132 की प्रोसीडिंग एक्टिव रखी है। और ये जो है तीन प्रोसीडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसीडिंग मानी जाती है अंडर क्या, जीएसटी लॉ। बाकी प्रोसीडिंग जो है मतलब जो सेक्शन 122, 123, 124 वगैरह में पढ़ा होगा, ये सारी प्रोसीडिंग में कोई भी पेनल्टीज आपके अगेंस्ट में नहीं लगेगी अगर आपने सेक्शन 73, 74 के तहत आपने अपना क्या दे दिया है, टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी दे दिया है ना। ओके, और सेक्शन 75 अगर पढ़ते हो तो सेक्शन 75 मैंने आपको पढ़ाया था या उसमें जाके देख लेना, डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर में। सेक्शन 75 में मैंने ये कहा था कि अगर आप इस सेक्शंस की पेनल्टी दे देते हो, सेक्शन 73 और 74 की पेनल्टी दे देते हो तो कोई अदर सेक्शन में पेनल्टीज नहीं लगेगी एक्सेप्ट 129, 130 एंड 132। ओके, तो ये पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट था। दूसरा, अदर पर्सन इन्वॉल्व विद इन द मेन पर्सन विद द मेन पर्सन देन देयर प्रोसीडिंग ऑफ पेनल्टीज आल्सो डीम टू बी कंक्लूडेड। तो अदर पर्सन अगर मेन पर्सन के साथ इन्वॉल्व रहेगा तो उनकी भी पेनल्टी कंक्लूड कर ली जाएगी। इतने बेनिफिट हैं। मैं तो यही दुआ करता हूँ लोगों से कि 73, 74 की एक्शन हो जाए तो आपको पेनल्टीज में डिस्काउंट भी बहुत सारे हैं और प्रोसीडिंग कंक्लूडेड है, कोई अदर पेनल्टी नहीं लगती है। और यहाँ पे अगर दूसरा कोई पर्सन आपके साथ इन्वॉल्व होगा तो वो भी प्रोसीडिंग कंक्लूड कर दी जाती है अगर आपने पेनल्टी पे कर दी, फ्रॉड का केस क्यों ना हो, पर 15, 25 और 50% पेनल्टी दे दी। देखो ये माइंड मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, ये तो दिया एक्शन इनिशिएटेड अंडर सेक्शन 73, 74। दूसरी एक्शन हम यहाँ पे देखेंगे और वो है एक्शन इनिशिएटेड बाय डिपार्टमेंट इन अदर सेक्शन। अब देखो मैं पेनल्टीज के कुछ सेक्शंस पर आपको रिवाइज करने जा रहा हूँ, आपने पढ़े भी होंगे। सेक्शन 122 की पेनल्टी, 123, 124 की पेनल्टीज, 125 की जनरल पेनल्टी एंड 126 की एक्सेट्रा। साथ साथ में यहाँ पे 129 और 130 की भी पेनल्टीज में आपको पढ़ा होगा। अब आपका एक बहुत ही बेसिक सवाल होगा, और बेसिक सवाल क्या होगा कि सर ऑलरेडी अगर सेक्शन 73, 74 में पेनल्टीज लगाई है तो ये एक्स्ट्रा पेनल्टीज क्यों? अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो लॉ बहुत क्लियर है, सेक्शन 75 बहुत क्लियर है। वो कहता है कि 73, 74 की पेनल्टीज लगी तो आपको कोई अदर सेक्शन में पेनल्टीज नहीं लगेगी। अब अदर सेक्शन में पेनल्टीज नहीं लगेगी तो फिर ये अदर से पेनल्टीज के सेक्शन क्यों दिए गए हैं? कि क्यों दिए गए हैं? तो चलिए मैं थोड़ा आपको ये समझाना चाहता हूँ, एक केस आपके सामने लाना चाहता हूँ, समझ लो। आपका सेक्शन 62 में बेस जजमेंट असेसमेंट हो गया। मेरा चार्ट अगर आपके पास होगा तो वो चार्ट जरूर देखिएगा और 2 मिनट के लिए असेसमेंट और ऑडिट जो है ये चैप्टर ओपन कीजिएगा। अगर ये चैप्टर आप ओपन करते हो तो उसमें 62 पढ़िएगा। 62 में अगर आपका बेस जजमेंट असेसमेंट होता है या 63 में बेस जजमेंट असेसमेंट होता है तो यहाँ पे ये कहीं नहीं लिखा है कि अगर बेस जजमेंट हुआ तो नोटिस जो है 73, 74 में जाएगी, नहीं। हाँ, स्क्रूटिनी में लिखा है कि 73, 74 की एक्शन होगी और वो सेक्शन 61 में लिखा है। लेकिन बेस जजमेंट में अगर आप देखते हो तो नोटिस सेक्शन 46 की जाएगी, 73, 74 में एक्शन ही नहीं होगी। ओके, सेक्शन 46 की नोटिस जाएगी और इसी सेक्शन में ऑर्डर आ जाएगी। ओके, ऑर्डर आ जाएगी। मतलब थोड़ा क्लैरिटी के लिए समझ लो, एक क्या होता है जब डिस्क्रिपेंसीज मिलती है स्क्रूटिनी में, समरी असेसमेंट में या ऑडिट में, तो डिपार्टमेंट डिस्क्रिपेंसीज ख्याल में आते ही 73 इन्वोक करता है या 74 इन्वोक करता है और उसके तहत लिखकर नोटिस भेजता है कि ये नोटिस 73(1) में है या 74(1) में है। लेकिन जब आपके बेस जजमेंट असेसमेंट होते हैं वो 62 में ले लो या वो 63 में ले लो,
जब भी बेस जजमेंट असेसमेंट होते हैं तो नोटिस कहीं नहीं लिखा है कि 73 74 के थ्रू नोटिस जाएगी। नोटिस जो जाएगी इसी सेक्शन में जाएगी, और ओके शो कॉज नोटिस भी इसी सेक्शन में है और ऑर्डर भी इसी सेक्शन में, और सेम फॉर 63 और ऑर्डर भी इसी सेक्शन में है। चलो अब शो कॉज नोटिस दे दी और ऑर्डर दे दिया, समझ लो प्रोसीडिंग 62 की हुई है आपके अगेंस्ट में या 63 की प्रोसीडिंग हुई है आपके अगेंस्ट में, और ये सेक्शन में जो प्रोसीडिंग हुई है टैक्स तो डिमांड कर लिया, व्हाट अबाउट पेनल्टी? पेनल्टी कौन से सेक्शन में लगाए? क्योंकि तुमने गड़बड़ तो की है, पेनल्टी तो लगाना है, तो सर पेनल्टी जो है वो 73 74 में लगा दो। नहीं, वो पेनल्टी 73 74 में तभी लग सकती है अगर प्रोसीडिंग सेक्शन 73 74 में इन्वोक हुई होगी। यहाँ तो पावर ही नहीं है, यहाँ तो खुद ही बेस जजमेंट असेसमेंट और ऑर्डर दे दो। तो फिर ये पेनल्टी के लिए आपको आना पड़ेगा ये सेक्शंस में, सेक्शन 122 में। तो दूसरा और बता दो, सेक्शन 76, सेक्शन 76 में आपने टैक्स एक्सेस कलेक्ट किया या आपने कलेक्ट करके गवर्नमेंट को नहीं दिया। अगर आप ध्यान से देखते हो तो 73 74 को ही मैंने कंबाइन किया है पेनल्टीज के लिए। सेक्शन 76 की पेनल्टी आपको जो है यहाँ पे इन सेक्शन के थ्रू लगती है, 122 के थ्रू लगती है। तो आप कौन कौन से सेक्शन से इधर आओगे? तो बेस जजमेंट हुआ होगा, सेक्शन 64 में समरी असेसमेंट हुआ होगा, 63 में बेस जजमेंट असेसमेंट हुआ होगा, या फिर ओके एक और ऐड कर देना, सेक्शन 76 में कलेक्टेड बट नॉट पेड, आपने और एक ऐड कर देना कलेक्टेड एंड नॉट पेड। नॉट पेड तो पेनल्टी इधर लग जाती है, इधर लग जाती है। इन शॉर्ट मैंने आखिरी में लिखा ही हुआ है, ऑफेंसेस और प्रोसीडिंग नॉट कवर्ड इन 62 63 64 73 74 129 और 130। मतलब क्या, 62 का प्रोसीडिंग हुआ होगा तो इधर आ जाता है, 63 का प्रोसीडिंग होगा तो इधर आ जाता है, 64 का प्रोसीडिंग हुआ तो इधर आ जाता है, 76 का कलेक्ट करके नहीं दिया तो आपका पेनल्टी इधर लग जाता है। और कोई ऑफेंसेस होंगे जो ये सेक्शन में कवर नहीं होते हैं तो वो ऑफेंसेस इधर कवर हो जाते हैं। तो एक, अब इसको ज़्यादा कंफ्यूजिंग मत करो, सिंपल वे में आपने 2 लाइन में याद रखना है। सेक्शन 73 74 की प्रोसीडिंग हुई होगी तो उसके, ये दोनों प्रोसीडिंग 73 74 की प्रोसीडिंग हुई होगी तो उसके तहत पेनल्टी लग जाएगी और उसको ही कर कंबाइन किया। 76 होगा तो ऐसे केस में 76 होगा तो उसकी पेनल्टी, 76 में तो टैक्स मांगा जाता है पर उसकी पेनल्टी 122 वगैरह में लगा दी जाती है। या बेस जजमेंट असेसमेंट हुए होंगे, समरी असेसमेंट हुए होंगे, ओके, या कोई भी ऐसा ऑफेंस आपने किया होगा जिसकी प्रोसीडिंग, एक लाइन में समझो, कोई भी ऐसा ऑफेंस किया होगा जिसकी प्रोसीडिंग सेक्शन 73 में नहीं है, सेक्शन 74 में नहीं है, तो उसकी पेनल्टीज यहां लगती है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, ठीक है। तो चलिए अब ये पेनल्टी सेक्शन 122 में अलग अलग केसेस में कैसी लगती है ये पेनल्टीज पढ़ेंगे ना। कुछ पेनल्टीज का जन्म होता है ये इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर से, ये तो हमने देखा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर से। अब इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर से मतलब क्या, समझ लो आपका यहाँ पे ट्रांजिट में इंस्पेक्शन हो गया, सेक्शन 68 में ट्रांजिट में इंस्पेक्शन हो गया। अब ये जो ट्रांजिट में इंस्पेक्शन हुआ बेटा यहाँ पे, तो ये ट्रांजिट में इंस्पेक्शन होने के बाद 129 में पेनल्टी लगाई जाती है अगर ईवे बिल वगैरह नहीं होगा, इनवॉइस नहीं होगा, और अगर गुड्स कॉन्फिस्केट हो जाते हैं तो सेक्शन 130 में पेनल्टी लगाई जाती है। इसको मैं आगे समझाऊंगा। चलिए, ये तो पेनल्टीज हुई। उसके बाद में आपके अगेंस्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती हैं, वो सेक्शन 132 में, मतलब आपको जेल के अंदर वगैरह डाला जा सकता है, जिसे हम कहते हैं प्रोसिक्यूशन। कॉग्नाइजेंस ऑफ ऑफेंस, मतलब हमें अगर बेल चाहिए तो बेल मिल सकती है क्या, तो हम देखेंगे कॉग्नाइजेबल एंड नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। और कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, अब कॉग्नाइजेंस और कंपाउंडिंग में डिफरेंस समझ लो। कॉग्नाइजेंस का मतलब ये कि बेलेबल है या नहीं बेलेबल है वो देखा जाता है, और कंपाउंडिंग मतलब मुझे जेल नहीं जाना है। भाई पैसा मांग कितना चाहिए, मेरा रेपुटेशन खराब हो जाएगा। भाई इमेजिन करो, एग्जाम्पल ले रहा हो कि भाई कोई रेपुटेड पर्सन है और वो जेल जाएगा तो उसके इसको बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो जाएगा, तो वो जेल रोकने के लिए कंपाउंडिंग करने को रेडी है। भाई तो मैं टैक्स दे दूंगा, इंटरेस्ट दे दूंगा, आपकी पेनल्टीज दे दूंगा, लेकिन मेरी बात सुनो प्लीज, मुझे जेल मत डालो। इन एडिशन टू ऑल दिस मैं आपको एक्स्ट्रा कंपाउंडिंग अमाउंट भी दे दूंगा, पैसा लो, जेल मत डालो। अब गवर्नमेंट ने कंपाउंडिंग इसलिए रखा क्योंकि रेवेन्यू रिलेटेड लॉ है। भाई उसने पैसों की चोरी की है, किसी का मर्डर तो नहीं किया है ना। अगर किसी का मर्डर कर दे तो फिर कंपाउंडिंग नहीं होना चाहिए, पर पैसों की चोरी पे पैसा लेके नहीं डालते जेल में। वैसे भी जेल में बहुत सारे लोग पड़े, इनको कौन खाना खिलाएगा जेल में।
ओके, तो ऐसे सिचुएशन में कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस की प्रोसीडिंग रखिए ना। अब एक सवाल क्या है, और सवाल ये है कि सर अगर सेक्शन 73 74 की प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई तो नो डाउट उसमें जो आप पेनल्टीज देंगे वो दे के खत्म कर देंगे। अगर मैंने उसकी टैक्स दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया और पेनल्टीज दे दी, तो क्या मैं जेल जाने से बच सकता हूं? नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा प्रोसीडिंग डीम टू बी कंक्लूडेड एक्सेप्ट 129, 130 एंड 132। मतलब अगर आपके अगेंस्ट में एक्शन सेक्शन 73 की हुई होगी या सेक्शन 74 की हुई होगी तो पेनल्टीज से आप बच गए, सारी प्रोसीडिंग कंक्लूड हो गई, कोई अदर सेक्शंस में पेनल्टीज नहीं लगेगी अगर इस सेक्शन में आपने पेनल्टीज और प्रोविजन फॉलो कर ली। फिर वो पेनल्टी 15, 25 या 50% 100% वॉट एवर इट में भी आपने दे दी होगी। लेकिन आप प्रोसिक्यूशन प्रोसीजर से नहीं बच सकते क्योंकि वो एक्सेप्शन है। इसलिए 132 प्रोसिक्यूशन प्रोसीजर जो है ओके ये आपके अगेंस्ट में हो गई, और उसका वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है ये देखा जाएगा, और कंपाउंडिंग भी देखा जाएगा। आई होप अगर आपको समझा होगा तो जोर से बोलो यस सर। ओके, पूरा फ्लो। अब देखो कैसे मजा आएगा आपको सारी पेनल्टी पढ़ने में। चलो अब यहां पे देखते हैं सेक्शन 122 की पेनल्टी क्या लगाई है उन्होंने। ठीक है, पेनल्टीज फॉर ऑफेंसेस ऑन टैक्सेबल पर्सन और रजिस्टर्ड पर्सन और एनी पर्सन। सबसे पहले सेक्शन 122 का पेनल्टी किसके ऊपर लगता है? क्या वो रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए? नहीं। सेक्शन 122(1) की पेनल्टी जो है वो लगती है टैक्सेबल पर्सन पे। मतलब क्या? टैक्सेबल पर्सन का मतलब ये होता है कि आपने रजिस्ट्रेशन लिया हो या ना लिया हो, बट यू आर लायबल टू रजिस्टर। मतलब आपने थ्रेशोल्ड क्रॉस कर दिया है एंड यू आर लायबल टू रजिस्टर्ड, या रिवर चार्ज में कोई लायबिलिटी आ गई है या किसी भी रीजन की वजह से आप लायबल टू रजिस्टर्ड हो चुके हो, तो इफ यू आर लायबल टू रजिस्टर्ड तो वो कहा जाता है टैक्सेबल पर्सन, जिसमें तुमने रजिस्ट्रेशन लिया हो या ना लिया हो। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि 122 की पेनल्टी उस बंदे पर भी लगेगी जिसके रजिस्ट्रेशन नहीं होगा पर लायबल टू रजिस्टर होगा ना। इस पेनल्टीज को मैंने हेड वाइज डिवाइड किया है, जैसे इनवॉइस बिल से रिलेटेड ऑफेंस, कलेक्शन एंड पेमेंट से रिलेटेड ऑफेंस, आईटीसी से रिलेटेड ऑफेंस, रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड से रिलेटेड ऑफेंस, टर्नओवर से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, रिफंड, प्रॉपर ऑफिसर को अगर परेशान किया, या सीज गुड्स से रिलेटेड ऑफेंस। ये रट्टा मारना पड़ेगा ये ऑफेंसेस पे कि एमसीक्यू क्वेश्चंस या ये ऑफेंसेस जो है यहाँ पे कभी कोई केस स्टडी में पूछे जा सकते हैं और आपको क्लिक होना चाहिए। इसलिए अगर आप हेड वाइज जाते हो तो आपको अच्छे से याद रह जाएगा। पहली बात करते हैं इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई रिलेटेड ऑफेंस। आपने ऑफेंस किया, और क्या ऑफेंस किया? सप्लाई ऑफ गुड्स किया और सर्विसेज विदाउट इश्यू ऑफ इनवॉइस। मतलब आपने यहाँ पे कैश में सेल किया, ब्लैक मार्केटिंग में सेल किया, नॉर्मल लैंग्वेज में इसको ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं, विदाउट इश्यू ऑफ इनवॉइस या इनकरेक्ट और फॉल्स इनवॉइस। तो इनवॉइस नहीं दिया, कैश में लेके, जिसको हम कैश में धंधा कहते हैं, या कुछ लोग कच्चे में कच्चे में धंधा कर लिया। ओके, तो अगर किसी ने इनवॉइस नहीं दिया तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। दूसरा, इश्यू ऑफ इनवॉइस और बिल मतलब बिल ऑफ सप्लाई विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस बात को समझना कि आपने गुड्स दिया या सर्विस दी विदाउट इनवॉइस, आपने इनवॉइस दिया या बिल दिया और उसमें रिमूव नहीं किया, गुड्स का सप्लाई नहीं किया, मतलब डमी इनवॉइस दिया। डमी इनवॉइस के ऑब्जेक्ट्स बहुत अलग अलग होते हैं। डमी इनवॉइस सेल्स बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, डमी इनवॉइस फेक आईटीसी के लिए दिया जाता है। और किसी ने अगर डमी इनवॉइसेस दिए जिसमें कोई गुड्स और सर्विस नहीं दिया तो वो केस में ऑफेंस माना जाएगा। नो डाउट वो जो इनवॉइस दिए गए इन वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट प्रूव होना चाहिए। अब बहुत सी बार लॉ क्या कहता है, अगर आपको इनवॉइस चैप्टर याद होगा या टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर याद होगा तो ये चैप्टर ये कहते हैं कि यस यू कैन इश्यू द इनवॉइस बिफोर रिमूवल, रिमूवल के पहले दे सकते हो, या 30 डेज ऑफ सर्विस के पहले दे सकते हो। तो यस आप इनवॉइस पहले दे सकते हो, सप्लाई बाद में कर सकते हो, वो ऑफेंस नहीं है। लेकिन आपने सप्लाई ही नहीं किया और वायलेट कर दी प्रोविजन को, आपने सप्लाई ही नहीं किया, फेक इनवॉइस दिया, डमी इनवॉइस किया और उसमें वायलेशन है, तो वो केस में ऑफेंस माना जाएगा। ये सीवियर ऑफेंस माना जाएगा फेक इनवॉइस का, और 122 की पेनल्टी आपके ऊपर लग जाएगी। नाउ थर्ड, इश्यू ऑफ इनवॉइस यूजिंग रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ अनदर रजिस्टर्ड पर्सन। अब थोड़ा इसको समझ लो। ओके, आपने रजिस्ट्रेशन नंबर हाईजैक कर लिया और
अपने इनवॉइस पे किसी और का जीएसटी नंबर डाल के आपने भेज दिया, क्योंकि कस्टमर जीएसटी नंबर मांग रहा है कि भाई सेलर का जीएसटी नंबर क्या है, तो आपने किसी का कॉपी कर लिया और भेज ऐसा इनवॉइस दे दिया। तो इनवॉइस से रिलेटेड 3 ऑफेंसेस हैं। एक, तुमने गुड्स का सप्लाई किया विदाउट इनवॉइस, इनकरेक्ट या फॉल्स इनवॉइस, या तुमने इनवॉइस दिया पर सप्लाई ही नहीं किया, इन वायलेशन ऑफ प्रोविजन, या तीसरा किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर हाईजैक कर लिया और आपने जो है यहाँ पे इनवॉइस दे दिया। तो ये 3 ऑफेंस में आपके ऊपर पेनल्टीज लग सकती है। तो ये थे इनवॉइस रिलेटेड ऑफेंस। कलेक्शन एंड पेमेंट रिलेटेड ऑफेंस। अब इसमें ये कलेक्शन और पेमेंट रिलेटेड ऑफेंस क्या है? कलेक्ट एनी अमाउंट एज अ टैक्स बट फेल्स टू पे टू द गवर्नमेंट बियॉन्ड पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। ये सेक्शन 76। तो क्या होता है कि तुमने अगर कस्टमर से कलेक्ट कर लिया, सुनना, कस्टमर से कलेक्ट कर लिया टैक्स और गवर्नमेंट को नहीं दिया, तो सेक्शन 76 की नोटिस आती है। सेक्शन 76 की नोटिस 2 केस में आती है। एक, आपने एक्सेस कलेक्शन कर लिया, या फिर कलेक्ट किया पर गवर्नमेंट को नहीं दिया, तो नोटिस तो आ जाएगी। पर अगर आप सेक्शन 76 ध्यान से पढ़ते हो तो उसमें सिर्फ टैक्स की नोटिस आती है और पेनल्टी उसमें स्पेसिफाई नहीं किया है। मतलब 73 में पेनल्टी दी है, 74 में पेनल्टी दी है, पर सेक्शन 76 में कितनी पेनल्टी दी वहां नहीं दिया है। उसकी पेनल्टी 122 में लगती है, सुनना ध्यान से, उसकी पेनल्टी सेक्शन 122 में लगती है। और वो पेनल्टी जो है ओके यहाँ पे कि तुमने कलेक्ट किया और ये ध्यान रखना 3 महीने के अंदर पे नहीं किया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने 3 months का टाइम दिया है, तो वो पेनल्टी लगेगी। या कलेक्ट एनी टैक्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट बट फेल्स टू पे टू द विद इन 3 months फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। अब ये दोनों पॉइंट में क्या डिफरेंस है? पहले पॉइंट में तुमने एज पर लॉ टैक्स कलेक्ट किया, समझ लो जीएसटी का रेट है 18% और तुमने 18% से ही टैक्स कलेक्ट कर लिया, पर गवर्नमेंट को नहीं दिया 3 महीने के अंदर, तो पेनल्टी 122(1) में लगेगी। या तुमने कलेक्ट रॉन्गली किया, आपने टैक्स कलेक्ट करना चाहिए था 18% बट आपने 28% ले लिया, यानी इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट कलेक्ट किया जो आपने कलेक्ट नहीं करना चाहिए था। या आप एग्जम्प्टेड सप्लाई में हो या आप थ्रेशोल्ड में हो लेकिन कस्टमर को बेवकूफ़ बना रहे हो और आप टैक्स ले रहे हो बंदे से, तो वो सिचुएशन में जहां तक देखा जाए 3 months में आपने गवर्नमेंट को नहीं दिया तो वो केस में आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी ना। अब 2 जो है टीडीएस और टीसीएस से रिलेटेड है। अब टीडीएस से रिलेटेड क्या है बेटा? फेल्स टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 51। जो नोटिफाइड पर्सन है, गवर्नमेंट और अदर्स हमने देखे थे, वो नोटिफाइड पर्सन ने टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया या डिडक्ट लेस अमाउंट कर दिया, या फेल्स टू पे टू द गवर्नमेंट, डिडक्ट तो किया पर गवर्नमेंट को नहीं दिया। और सेम प्रोविजन फॉर टीसीएस, सेक्शन 52 टीसीएस। तो टीडीएस टीसीएस की ये 3 ऑफेंस, एक तो डिडक्ट ही नहीं किया, डिडक्ट कर रॉन्ग डिडक्ट किया, और थर्ड डिडक्ट करके पे नहीं किया। तो ये अगर आप ऑफेंसेस करते हो तो ये सिचुएशन में आपको सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 की पेनल्टी लगेगी। डन। उसके बाद में आईटीसी से रिलेटेड ऑफेंस, ये जनरली पूछते हैं, मैं आपको बता दूं फेवरेट एरिया, इंस्टीट्यूट का फेवरेट एरिया, बाकी नहीं पूछेंगे पर ये 1, उसके मतलब ए वाला पूरा ले लो, बी वाला पूरा ले लो और सी वाला, ये इंस्टीट्यूट के फेवरेट एरिया है, बार बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तो रट्टा मार लेना। ओके, दूसरा देखो आईटीसी, टेक मतलब अवेल और यूटिलाइज, एंड नहीं है और है, यूटिलाइजेस आईटीसी विदाउट एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विस फुल्ली और पार्शियली इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अगर आप क्वेश्चनर्स के क्वेश्चंस देखते हो तो क्वेश्चनर्स के क्वेश्चन में दिया है कि ए लिमिटेड ने विदाउट इनवॉइस, ए लिमिटेड ने फेक इनवॉइस दिया, ए लिमिटेड ने फेक इनवॉइस दिया विदाउट सप्लाई, तो उसके ऊपर भी पेनल्टी 122 पे लगती है। अच्छा, ये इनवॉइस फेक इनवॉइस बी को दिया तो बी पर भी पेनल्टी लगेगी, यानी इसी सेक्शन के तहत ए पे भी लगेगी और बी पे भी लगेगी, क्योंकि ए पे इनवॉइस फेक दिया इसलिए, और बी ने ओके क्रेडिट यूज किया फेक इनवॉइस पे, इसलिए पेनल्टी लग जाएगी। तो यहाँ पे एक आंसर लिखते वक्त आपको दोनों पे पेनल्टी मारना पड़ेगा। नेक्स्ट, टेक्स और डिस्ट्रीब्यूट आईटीसी इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 20। तो सेक्शन 20 मतलब आईएसडी ने अगर गलत आईटीसी लिए या डिस्ट्रीब्यूट किए तो वो सिचुएशन में आईएसडी पर भी एक्शन ली जाएगी, आईएसडी पे भी एक्शन ली जाएगी और पेनल्टी लगाया जाएगा। चलो, ये 3 तो रट्टा मार लेना आपने। आगे देखते हैं रजिस्ट्रेशन। लायबल टू गेट रजिस्टर्ड बट फेल्स टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, मतलब आपका टर्नओवर क्रॉस हो गया। अब मैंने बहुत सी बार आपको पढ़ाया हुआ है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन विद इन टाइम नहीं लिया तो आपके ऊपर पेनल्टीज आती है। कौन से सेक्शन में पेनल्टी आती है? 122 में, क्योंकि इसकी पेनल्टी इसमें नहीं आती है 73 74 में, 73 74 में एक्शन भी नहीं होगी। ओके, तो यहां पे हाँ, तो इसकी पेनल्टी जो है, सॉरी बेटा कुछ डिस्टर्बेंस आ गया था, एक बार फिर से, कुछ पे इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। अब तुमने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो वो केस में
आपका अगर बेस जजमेंट हुआ होगा, किस में बेस जजमेंट हुआ होगा? सेक्शन 63 में, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। तो सेक्शन 63 का अगर असेसमेंट हुआ है बेस जजमेंट, तो 73 74 तो लगेगा ही नहीं, उधर तो जाएगी ही नहीं केस। फिर बेस जजमेंट 63 में हो जाएगा, ओके, बेस जजमेंट, और उसकी पेनल्टी 122 में लग जाएगी। तो ये पूरी कनेक्शन याद रखना, जिसको ये कनेक्शन याद रह गए उसके लिए चैप्टर ईजी है। या फिर फर्निश फॉल्स इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड टू रजिस्ट्रेशन, तुमने गलत इंफॉर्मेशन दी तो पेनल्टी यहाँ लग जाएगी। डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स और इंफॉर्मेशन रिलेटेड ऑफेंस, फॉल्सिफाई फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, तुमने ओके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में छेड़छाड़ कर दी, गलत फाइनेंशियल रिकॉर्ड सबमिट किए। प्रोड्यूस फेक अकाउंट और डॉक्यूमेंट्स, फर्निशेस एनी फॉल्स इन्फो इन रिटर्न विद एन इंटेंशन टू इवेड द पेमेंट ऑफ टैक्स, रिटर्न में गलत इंफॉर्मेशन दी जिसमें क्लियर इंटेंशन था टू इवेड द पेमेंट ऑफ टैक्स, उसकी पेनल्टी यहां लगेगी। पर फिर से बार बार ये कहता हूं कि ये सेक्शन के तहत पेनल्टी तभी लगेगी जब एक्शन 73 74 में नहीं हुआ होगा। अगर प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपको दिया है कि भाई इस बंदे का एक्शन 73 या 74 में हुआ है, तो उसको वही वाली पेनल्टी लगाना जो हमने 73 74 में देखी थी। ओके, अगर वो नहीं दिया है कि एक्शन 73 74 में हुआ है, तो फिर ओके यहां पेनल्टी लगेगी। तो जनरली प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त शो कॉज नोटिस इश्यूड बोला, मतलब 73 74, क्योंकि शो कॉज नोटिस 73 74 में जाती है, तो 73 74 का रेफरेंसेस नहीं भी दिए होंगे, पर ये लिखा होगा कि शो कॉज नोटिस इश्यूड, तो आपने समझ जाना 73 74 की प्रोसीडिंग है। तो पेनल्टी उस सेक्शन के तहत लगाना। ओके, उस सेक्शन के तहत पेनल्टी मतलब 15%, 25%, 50%, 100% फ्रॉड का केस होगा। और अगर ये दिया है कि कोई शो कॉज नोटिस नहीं इशू हुआ है, तो फिर इधर लगा देना पेनल्टी 122 में, अगर ये सिचुएशन में आती है। तो फेल्स टू कीप एंड मेंटेन और रिटेन बुक्स ऑफ अकाउंट, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं किए, या टेम्पर विथ और डिस्ट्रॉय एनी मटेरियल एविडेंस और डॉक्यूमेंट, आपने कोई मटेरियल एविडेंस या डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ की, तो इस सेक्शन के तहत पेनल्टी आएगी। नाउ टर्नओवर, सप्रेसेस द टर्नओवर लीडिंग टू इवेजन ऑफ टैक्स। बहुत सी बार जब कोई बेनिफिट आपको टर्नओवर बेस होता है, जैसे कंपोजिशन लेवी, कंपोजिशन लेवी में कहा गया कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का आपका टर्नओवर 150 के नीचे होना चाहिए, तो आपको नेक्स्ट ईयर में कंपोजिशन लेवी मिल जाएगी। अब आपका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 150 के ऊपर क्रॉस हो गया था, लेकिन आपने सप्रेस करके जानबूझ के नीचे रखा, या थ्रेशोल्ड लिमिट के नीचे रखा जो हमारी रजिस्ट्रेशन की लिमिट है, या कोई एग्जम्पशन टर्नओवर बेस पर है, एग्जम्पशन लेने के लिए आपने लिमिट कम रखा, तो ऐसे केस में बाद में पता चला कि भाई साहब तुम्हारा टर्नओवर तो ओके ज़्यादा था, तुमने तो सप्रेस कर दिया, तो वो केस में पेनल्टी इस सेक्शन के तहत लग सकती है। ट्रांसपोर्ट और स्टोर से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट टैक्सेबल गुड्स विदाउट डॉक्यूमेंट, एग्जाम्पल ई वे बिल और चालान। अगर किसी ट्रांसपोर्टर ने, सुनना, अगर किसी ट्रांसपोर्टर ने गुड्स ट्रांसपोर्ट किया, अब ये पेनल्टी ट्रांसपोर्टर पे, ट्रांसपोर्ट किया विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, तो ट्रांसपोर्टर पर भी पेनल्टी इस सेक्शन के थ्रू लगाई जाएगी। या सप्लाईज ट्रांसपोर्ट स्टोर एनी गुड्स विच हैज रीजन टू बिलीव लायबल टू कॉन्फिस्केशन, यानी अगर ट्रांसपोर्टर ने या वेयरहाउस कीपर ने ये गुड्स ट्रांसपोर्ट या स्टोर किया और जो पता था कि ये लायबल टू कॉन्फिस्केशन है, ब्लैक मार्केटिंग वाला गुड्स है, अब ये कब कहा जाएगा गुड्स लायबल टू कॉन्फिस्केशन, तो आगे में पड़ा होगा, पर अगर ये होगा तो इस तरह की पेनल्टी होगी। फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन द रिफंड, जो रिफंड तुमको नहीं मिलना चाहिए था, ओके, पर तुमने फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स दिए, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिए जिस पे आप ये प्रूव करना चाहते हो कि डॉक्ट्रिन तो मुझे अप्लीकेबल नहीं होगी और रिफंड मुझे मिलेगा, बाद में पता चला फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट है, तो ये पेनल्टी लगेगी। प्रॉपर ऑफिसर से रिलेटेड, ऑब्स्ट्रक्ट और प्रिवेंट एनी ऑफिसर टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज। अब ऑफिसर को आपने गन पॉइंट पे रख दिया या फिर उसको धमकी दे दी कि बेटा तू कुछ करेगा तो तेरा बेटा स्कूल में जाता है, मुझे पता है कहाँ कहाँ से जाता है, ओके, जो भी है, ऑफिसर को धमकियाँ दी गई और उसकी ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए आपने बॉस से यहाँ पे अड़ंगे लाए कि भाई तू नहीं करेगा, मेरे अगेंस्ट में एक्शन नहीं लेना, दे बेटा तेरे को गायब कर दूंगा या तेरे फैमिली को गायब कर दूंगा। तो अगर ऐसी कोई धमकियां मिलती है तो उस पर भी एक्शन हो जाएगा। फेल्स टू फर्निश इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स कॉल फॉर बाय द ऑफिसर, ऑफिसर ने कोई डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन मांगी और आपने नहीं दी तो इस सेक्शन के तहत पेनल्टी होगी। और सीज गुड्स, समझ लो आपका इन्वेस्टिगेशन हो गया, गुड्स सीज हो गया सेक्शन 67(2) में, ओके, और डिस्पोज ऑफ टेम्पर विथ एनी गुड्स डिटेन, सीज और अटैच। अब बहुत सी बार क्या होता है, डिपार्टमेंट गुड्स के सीज तो कर देता है, सील लगा देता है, पर फैक्ट्री में माल पड़ा रहता है और वो कहते हैं हमारे परमिशन के बिना रिमूव नहीं करना, और तुमने डिपार्टमेंट के परमिशन के बिना सीज गुड्स को बेच दिया या डिस्पोज कर दिया तो पेनल्टी आएगी। चलिए भाई, इतनी केसेस हमने देखी पेनल्टी की, ओके, थोड़ा अच्छे से इसको रीड कर लेना, इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो पेनल्टी हायर ऑफ द फॉलोइंग, तो पेनल्टी कितनी, ₹10,000 और एनी अमाउंट इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग, यानी 100% ऑफ फॉलोइंग अमाउंट। अब देखो, अगर आप CGST की पेनल्टी लगा रहे हो, ध्यान से देखना, CGST की पेनल्टी लगा रहे हो और जहां ऐसी लिमिट अमाउंट में दी है तो
10,000 CGST, SGST 10,000, और अगर IGST होगी तो IGST 20,000। IGST कितना बेटा? 20,000। तो यहाँ पे IGST 20,000, ये डबल हो गया। अब सेकंड क्या है? अमाउंट इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग, टैक्स इवेडेड, तो 100% ऑफ टैक्स इवेडेड। और सर ये तो ऐसा होगा क्या? CGST 100%, SGST 100%, और IGST जहां तक देखा जाए 200%। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा मत करना, ये गलत हो जाएगा। बस 100% याद रखना, जहां परसेंटेज में रहा उसको डबल मत करना। सर क्यों ना डबल करे? क्योंकि वो जो कहा है 100% ऑफ टैक्स इवेडेड, तो अगर IGST होगा तो वो ऑटोमेटिक डबल हो जाएगा, क्योंकि IGST टोटल ले रहे हो ना, तो वो ऑटोमेटिक 100% हो जाएगा। ओके, मतलब CGST का डबल हो जाएगा, SGST का डबल हो जाएगा। तो CGST का 100%, SGST का 100%, और IGST होगा तो IGST का 100%। अगर आपने टैक्स इवेजन किया होगा, TDS से रिलेटेड डिफॉल्ट किया होगा, जो भी मैंने डिफॉल्ट पढ़ा है TDS से रिलेटेड, या TCS से रिलेटेड डिफॉल्ट किया होगा, 3 डिफॉल्ट पढ़ाए थे मैंने TDS TCS से रिलेटेड, तो जितना भी तुमने डिडक्ट नहीं किया, शॉर्ट डिडक्ट किया या गवर्नमेंट को नहीं दिया, उसका 100%। ITC जितना आपने गलत लिया, ओके, ये फेक इनवॉइस पे लिया आपने, इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट लिया, ओके, विदाउट एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विस, तो उसका 100% यहाँ पे आएगा। तो 100% उसका बोला है, या रिफंड क्लेम किया उसका 100%। मैं ITC पे आपका ध्यान लाना चाहूँगा। देखो एक बात ध्यान से सुनो कि ITC में अगर ये वर्डिंग देखो क्या है, टेक और यूटिलाइज ITC विदाउट एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ गुड्स, एक ही केस को बहुत सीवियर माना है। मतलब विदाउट इनवॉइस तुमने ITC ले लिया पर जेन्युइन होगा, विदाउट इनवॉइस लिया तो 73 74 की प्रोसीडिंग कर लेंगे आपके केस में। ओके, या फिर आपने दूसरी कोई प्रोविजन जो है, डिप्रिसिएशन भी क्लेम कर लिया, ITC भी ले लिया, तो वो इतने सीवियर नहीं माने गए। उसका एक्शन होगा तो शॉर्ट रॉन्गली अवेलमेंट यूटिलाइजेशन ऑफ ITC 73 74 में हो जाएगा। लेकिन भाई साहब, ओके, फेक इनवॉइस पे ITC लिया है ना, तो वो इसको बड़ा सीवियर मानते हैं और आपके ऊपर ये पेनल्टी लगा देते हैं, दैट इज 100%। अब देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 73 74 की जो पेनल्टी है और ये पेनल्टी में क्या फर्क है। ये फर्क अगर आपको समझ गया तो भाई साहब ओके, जोर से दाद दीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर दीजिएगा। डिफरेंस मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सेक्शन 73 74 की पेनल्टी में डिस्काउंट पॉलिसी है। डिस्काउंट पॉलिसी है मतलब यहाँ पे 15%, 25%, 50%, 100% ऐसी डिस्काउंट पॉलिसी दी गई है। यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं, मतलब आपको अगर 122(1) में पेनल्टी लगती है, सुनना, 122(1) में पेनल्टी लगती है तो आपको 10,000 ओके या 20,000 IGST होगा तो, या 100% ऑफ टैक्स, विच एवर इज हायर, वो फिक्स है, इसमें कोई डिस्काउंटिंग नहीं मिलेगा। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारी केस 73 74 में लगनी चाहिए, तो एक्चुअली कुछ तो डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन 122(1) की पेनल्टी 122(1) की पेनल्टी लग गई तो कोई नहीं, 100% ऑफ टैक्स फिक्स आपको देना पड़ता है। तो ये था रिगार्डिंग टू 122(1). ना अच्छे समझ में आया बेटा? समझ में आया तो क्या देख रहे हो, लाइक करो यार। ठीक है, चलिए अब आ जाओ सेक्शन 122(2) में। अब 122(2) रजिस्टर्ड पर्सन, ये पेनल्टी रजिस्टर्ड पर्सन पे लगाई गई। अब देखो, टैक्सेबल पर्सन और रजिस्टर्ड पर्सन। टैक्सेबल पर्सन मतलब किसी पे भी ये पेनल्टी लग सकती है, और रजिस्टर्ड पर्सन यानी 122 की पेनल्टी सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन पे ही लगनी चाहिए। पहले मैं इसको रीड करता हूँ, फिर मैं आपको ये समझाऊंगा कि 122(2) कब यूज किया जाता है और रजिस्टर्ड पर्सन पे पेनल्टी कब लगाई जाती है। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि देखो क्या बोलते हैं वो, सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन विच टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड, इरोनियस रिफंडेड, और ITC हैज बीन रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज। तीन ओके, 1 और 2 केसेस है। ओके, शॉर्ट पेड, नॉट पेड, इरोनियस रिफंडेड, और ITC हैज बीन रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज। ठीक है, उसमें पहला फॉर रीजन अदर देन फ्रॉड और फॉर रीजन ऑफ फ्रॉड। फॉर रीजन अदर देन फ्रॉड होगा तो 10,000, या IGST होगा तो 20,000, या 10% ऑफ टैक्स विच एवर इज हायर, और फ्रॉड होगा तो 10,000 और 100% ऑफ टैक्स विच एवर इज हायर। सर एग्जैक्टली ऐसा ही तो हमने सेक्शन 73 या सेक्शन 74 में देखा था, तो क्या डिफरेंस है सर? सेक्शन 73 4 वहां पे भी था शॉर्ट पेमेंट, नॉट पेमेंट, इरोनियस रिफंड, रॉन्गली अवेलमेंट, यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट। अदर देन फ्रॉड होगा तो 73 की पेनल्टी जो आपको याद होगी, तो 73 की पेनल्टी थी 10,000 या 10% ऑफ टैक्स विच इज हायर, और 74 की पेनल्टी अगर हम देखें तो 74 की पेनल्टी वही थी यहाँ पे 100% ऑफ टैक्स जिसमें डिस्काउंट पॉलिसी थी। तो ये पेनल्टीज और सेक्शन 73 74 की पेनल्टी में क्या डिफरेंस है? क्या ये दोनों पेनल्टी लगती है जब शॉर्ट पेमेंट नॉट पेमेंट होता है?
या आईटीसी रॉन्गली अवेल यूटिलाइज होता है, तो क्या ये दोनों पेनल्टीज लगती हैं? नहीं। एक चीज ध्यान में रखना, मैंने आपको पढ़ा दिया है कि 73 74 अगर आप प्रोसीडिंग उसमें आई होगी तो आपको कोई भी अदर सेक्शन में पेनल्टी नहीं लगेगी। फिर सर ये इसका क्या रिलेवेंस है, और सेक्शन 122 सब सेक्शन 2 में ओके जो पेनल्टी लगाई जा रही है कब लगाई जाती है बताता हूं। अगर समझ लो आपका बेस जजमेंट असेसमेंट हुआ 62 में, रजिस्टर्ड पर्सन, आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, सुनो आप रजिस्टर्ड पर्सन हो और आपका बेस जजमेंट असेसमेंट हो रहा है, तो अगर आपका बेस जजमेंट असेसमेंट हो रहा है तो अब प्रोसीडिंग 62 में आई तो 73 74 में नहीं आती है, क्योंकि इसी के अंडर ऑर्डर देना पड़ता है। ध्यान से पढ़ो, सेक्शन 62 में कहीं नहीं लिखा है कि प्रोसीडिंग विल बी इनिशिएटेड अंडर 73 74, नहीं, यहां ही ऑर्डर जाती है। तो अब केस को थोड़ा समझने की कोशिश करना, 62 में रजिस्टर्ड पर्सन का बेस जजमेंट असेसमेंट हुआ है, अगर वो बेस जजमेंट असेसमेंट होगा तो 122 की पेनल्टीज आ जाती है। उसमें 122 सबसेक्शन 2 में बेस जजमेंट असेसमेंट शॉर्ट पेमेंट नॉट पेमेंट की वजह से हुआ, या आईटीसी तुमने रॉन्ग ले लिया और आपका बेस जजमेंट असेसमेंट हुआ है और आप रजिस्टर्ड पर्सन हो लेकिन आपने रिटर्न वगैरह नहीं फाइल किया, तो उसमें अगर फ्रॉड और अदर देन फ्रॉड का केस होगा तो पेनल्टी यहां लगेगी। अब देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। अब मैं आपको यही कहूंगा कि प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त अगर वर्डिंग्स ऐसे आते हैं कि इनवॉइस नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, आईटीसी रॉन्गली अवेल किया उस गुड्स का, ओके जो आए नहीं, ऐसे वर्डिंग्स आए तो 122(1) की पेनल्टी डालना, यानी स्पेसिफिक ऐसे वर्डिंग्स में केस आया होगा तो 122(1) की पेनल्टी डालना। लेकिन एग्जाम में ऐसा दिया होगा, अब ओके क्वेश्चन कैसा आ सकता है, क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा कि 122 सबसेक्शन सॉरी असेसी ने शॉर्ट पेमेंट नॉट पेमेंट किया और रॉन्गली अवेल यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी किया और उसके अगेंस्ट में शो कॉज नोटिस इनिशिएट हो गई। अगर वर्ड दिखा कि उसके अगेंस्ट में शो कॉज नोटिस इनिशिएट हो गई, मतलब ही फिर 73 74 इनिशिएट हो गया। फिर इधर मत आना, फिर 73 74 के तहत जाना कि शो कॉज नोटिस के 30 डेज में दे दिया तो 73 में नो पेनल्टी, ऑर्डर आ गई तो देना पड़ेगा, या 74 की पेनल्टीज अगर क्लियर दिया है कि शो कॉज नोटिस आ गई। लेकिन अगर आपको ऐसा दिया कि रजिस्टर्ड पर्सन है और उसने ऐसे टर्म्स में दिया है कि शॉर्ट पेमेंट नॉट पेमेंट किया, रॉन्गली अवेल आईटीसी किया है और उसने इतना अमाउंट नहीं दिया, तो और वो रजिस्टर्ड पर्सन दिया है और ये भी नहीं दिया कि उसके अगेंस्ट में शो कॉज नोटिस आई या नहीं है, तो फिर समझ जाना कि शो कॉज नोटिस 73 74 की नहीं गई। ओके 73 74 की शो कॉज नोटिस गई नहीं, पर ये दिया है कि उसने यहाँ पे शॉर्ट पेमेंट नॉट पेमेंट या आईटीसी के गड़बड़ की है, तो वो केस में फिर आपने 122(2) के तहत ये पेनल्टी यानी 10,000 या मतलब IGST का 20,000 या 10% ऑफ टैक्स अदर देन फ्रॉड होगी तो, और फ्रॉड होगा तो यहाँ पे 100% ऑफ टैक्स। यहाँ कोई डिस्काउंट नहीं है, यहाँ कोई डिस्काउंट नहीं। एक बार फिर से मैं स्टेप्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टेप नंबर 1, ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम में पेनल्टी प्रॉब्लम में केस स्टडी ऐसा दिया कि भाई बंदा रजिस्टर्ड पर्सन है और उसने शॉर्ट पेमेंट नॉट पेमेंट ऐसे वर्ड है कि शॉर्ट पेमेंट कर दिया, नॉन पेमेंट कर दिया या आईटीसी रॉन्गली ली है, ऐसे वर्ड क्लियर दिए हैं, तो और उसके अगेंस्ट में नोटिस नहीं इशू हुई, क्योंकि नोटिस अगर इशू हो जाती है तो 73 74 का पेनल्टी लग जाता है, और उसके अगेंस्ट में नोटिस इशू नहीं हुई तो पेनल्टी कौन से सेक्शन में आएगी, तो पेनल्टी 122(2) में आएगी। सर हमने 122(1) क्यों नहीं लगाया, क्योंकि 122(1) स्पेसिफिक केसेस कवर करता है। अगर आपके प्रॉब्लम में ऐसा दिया है कि भाई उसने फेक इनवॉइस पे आईटीसी लिया या फेक इनवॉइस दिए, सप्लाई नहीं किया या सप्लाई करके इनवॉइस नहीं दिया, तो ये लगाना। और ऐसे वर्डिंग्स में आया कि शॉर्ट पेमेंट नॉट पेमेंट या आईटीसी रॉन्गली अवेल यूटिलाइज, ऐसे उसने अमाउंट दिया हुआ है, तो वो केस में फिर आपने 122(2) लगाना, जहां शो कॉज नोटिस 73 74 में नहीं है। ठीक है, अब ये तो हमने 122(2) देखा। एक राइट साइड में आ जाते, पहले 122 खत्म कर देते, फिर आते 122(3) पे। ठीक है, 122(1) है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। 122(1) ये क्या है, एनी पर्सन हु रिटेन द बेनिफिट ऑफ ट्रांजेक्शन कवर्ड अंडर अबव क्लॉजेस, अबव क्लॉजेस मतलब यहाँ पे A1 में इसका और A2 में ये और उसके बाद में C1 and 2 में C1 and 2 में अबव क्लॉजेस ऑफ सेक्शन 122(1) एंड एट हुज इंस्टेंसेस सच ट्रांजेक्शन इज कंडक्टेड। मतलब क्या, अगर किसी भी बंदे ने, फिर क्यों ना काउंसलर हो, टैक्स कंसल्टेंट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, अकाउंटेंट हो, कोई भी हो, अगर किसी बंदे के कहने पर आपने फेक इनवॉइस दी है या ब्लैक मार्केटिंग की
या आईटीसी आपने फेक इनवॉइस पे ली है और वो ट्रांजैक्शन उस तरह से जो डिजाइन किया किसी बंदे के कहने पे किया और उस बंदे ने उसका बेनिफिट रिटेन किया हुआ है, तो भाई साहब ये बंदे को तो 122 में पेनल्टी लगा ही देंगे जिसने फेक इनवॉइस दिया वगैरह। लेकिन यहां पे जिस बंदे के कहने पे किया उस बंदे पे भी पेनल्टी लगा देंगे और वो पेनल्टी होगी टैक्स इवेडेड और इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल ऑफ द पर्सन पास ऑन। मतलब एक ट्रांजैक्शन 3 लोगों पे पेनल्टी लगा सकता है। आपने फेक इनवॉइस दिया, सप्लायर पे पेनल्टी, यहां पे सप्लायर पे पेनल्टी, जिसने फेक इनवॉइस पे क्रेडिट लिया उस पर भी पेनल्टी, ट्रांजैक्शन एक ही है, और जिसके कहने पे किया उस पर भी पेनल्टी। 100 लिए भाई, कर ले अब जो करना है। ओके, पेनल्टी इक्वल्स टू टैक्स डिवाइडेड बोला है उन्होंने, या आईटीसी टेकन, तो अब जो करना है कर ले। उसके बाद में सेक्शन 122(1)(b) की पेनल्टी फॉर ईसीओ। अब देखो मैं यहां पे एक चीज आपको कहना चाहता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर से रिलेटेड, जो बात अच्छे से समझ लो। लास्ट ईयर में एक प्रोविजन आई और वो ये प्रोविजन आई कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है जिसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड के नीचे है और वो ईसीओ के थ्रू बेचना चाहता है, तो हाँ वो विदाउट रजिस्ट्रेशन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट वगैरह जो भी होगा ईसीओ के थ्रू बेच सकता है। गवर्नमेंट ने छोटे और रिटेल खुर्दा व्यापारियों को यहाँ पे ईसीओ के थ्रू बेचने का परमिशन दिया है। सर ये परमिशन क्यों? क्योंकि इसके पहले प्रोविजन थी कि अगर कोई भी सप्लायर ऑफ गुड्स हो और अगर वो ईसीओ के थ्रू बेचता हो तो उसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन था सेक्शन 24 में। लेकिन लास्ट ईयर में एक अमेंडमेंट हुई और उस अमेंडमेंट में कह दिया कि ठीक है अब कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, अगर एक छोटा व्यापारी ईसीओ के थ्रू बेचना चाहता है तो बेच सकता है विदाउट रजिस्ट्रेशन टिल थ्रेशोल्ड, आई रिपीट टिल थ्रेशोल्ड। लेकिन उसकी कोई कंडीशंस डाली और कंडीशंस में एक कंडीशन है कि ये जो इनका सप्लाई होगा, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन का सप्लाई ईसीओ के थ्रू होगा वो सिर्फ इंट्रा ही होगा, इंटरस्टेट नहीं होगा। इसलिए ये ईसीओ की जिम्मेदारी होगी कि ईसीओ ऐसे अनरजिस्टर्ड पर्सन का यहाँ पे इंटरस्टेट सप्लाई अलाउ ना करे, इंट्रा ही अलाउ करे। दूसरा, ऐसे अनरजिस्टर्ड पर्सन को एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा पैन सबमिट करके ऑन द पोर्टल। अब ये सब कुछ चेक करना जिम्मेदारी डाली ईसीओ पे, क्योंकि वो तो अनरजिस्टर्ड बंदा है तो ईसीओ पे डाली। अगर ईसीओ ने ये सारी चीजें नहीं की तो वो केस में उसके ऊपर पेनल्टीज लग सकती है। स्टार करके जाना, इसके ऊपर लास्ट टाइम तो क्वेश्चन नहीं आया पर इस बार आ सकता है। ठीक है, ईसीओ अलाउ सप्लाई थ्रू इट बाय यूआरपी अदर देन पर्सन एग्जम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। अब अगर ईसीओ ने ऐसे यूआरपी का सप्लाई किया अपने थ्रू जिसका एनरोलमेंट नंबर नहीं है, ठीक है, अनरजिस्टर्ड पर्सन ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर सकता है पर अनरजिस्टर्ड पर्सन का एनरोलमेंट नंबर होना जरूरी है, और उस बंदे का एनरोलमेंट नंबर के बिना ईसीओ ने अलाउ कर दिया उसको अपने पोर्टल पे, तो पेनल्टी ईसीओ पे लगाई जाएगी। ठीक है। सेकंड, ईसीओ अलाउज इंटरस्टेट सप्लाई थ्रू इट बाय अ पर्सन हु इज नॉट सो एलिजिबल। अब अनरजिस्टर्ड पर्सन है, सेकंड कंडीशन ये भी थी कि वो इंटरस्टेट नहीं करवाएगा, सिर्फ इंट्रास्टेट करवाएगा, और ईसीओ ने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन का अपने पोर्टल के थ्रू इंटरस्टेट कर दिया तो पेनल्टी ईसीओ पे डाली जाएगी। और नेक्स्ट, ईसीओ फेल्स टू फर्निश करेक्ट डिटेल्स इन GSTR 8 ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स इफेक्टेड थ्रू इट बाय अ पर्सन एग्जम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। जितने भी अनरजिस्टर्ड पर्सन ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं उनका पूरा डिटेल GSTR 8 में देना पड़ेगा, और वो नहीं दिया तो ये 3 केसेस में ईसीओ पे पेनल्टी लगाई जाएगी। कितनी पेनल्टी? हायर ऑफ 10,000, IGST होगा तो 20,000, या टैक्स इवेडेड इफ सच सप्लाई वाज मेड बाय आरपी टू अदर देन कंपोजिशन डीलर। सॉरी बेटा, यहाँ पे पॉज हो गया था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पेनल्टी है 10,000, या टैक्स इन्वॉल्व इफ सच सप्लाई वाज बीन मेड बाय, सच सप्लाई वाज बीन, यहाँ बीन ऐड करना, बीन मेड बाय आरपी अदर देन कंपोजिशन डीलर। मतलब क्या? मतलब ये जो यूआरपी ट्रांजैक्शन के लिए पेनल्टी ईसीओ पे लगाई जा रही है वो टैक्स वो होगा अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन होता है, तो अनरजिस्टर्ड, लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन होता तो जितना टैक्स लगता उतनी पेनल्टी का 100%, सॉरी उतने टैक्स का 100% पेनल्टी लगाई जाएगी। तो ये था 122(1)(b। उसके बाद में इधर आ जाओ 122(3), इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 122(3) पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो क्या कहते हैं, 122(3) अदर पर्सन फॉर विच नो पेनल्टी इज कवर्ड अबव, मतलब जिसकी पेनल्टी ऊपर कवर्ड नहीं है,
एनी पर्सन हु एड्स और अबेट एनी ऑफ द अबव 21 ऑफेंसेस। अब समझ लो कोई ऐसा पर्सन है जिसने हेल्प किया ऊपर कोई ऑफेंस करने के लिए सप्लायर को, खुद बायर क्यों ना हो, और जो ऊपर कवर्ड नहीं है, जैसे ट्रांसपोर्टर कवर्ड है, वेयर हाउस कीपर कवर्ड है, पर कोई ऐसा पर्सन जो ऊपर कवर्ड नहीं होगा 122(1) में, तो उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा अगर वो हेल्प करता है। ओके, उसके लिए जो ऑफेंस ऊपर दिए गए हैं। डील इन गुड्स लायबल टू कॉन्फिस्केशन, मे बी रिसीविंग, सप्लाइंग, स्टोरिंग और ट्रांसपोर्टेशन, या ऐसे गुड्स से रिलेटेड वो डील कर रहा है जो लायबल टू कॉन्फिस्केशन है, उस पर भी 122(3) की पेनल्टी आ सकती है। रिस्यूज और डील विद द सप्लाई ऑफ सर्विस इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस एक्ट, गुड्स से रिलेटेड तो ठीक है, सर्विस भी कवर की है कि भाई ऐसी कोई सर्विस ली रिसिपिएंट ने जो इन कॉन्ट्रावेंशन है, या किसी भी तरह से डील कर रहा है ऐसे सर्विस में, ब्रोकर है, एजेंट है, जो ऐसी सर्विस में डील करवा रहा है जो इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट है, उस पर भी पेनल्टी। हाँ, ये स्टार करना। फेल्स टू अपीयर बिफोर अथॉरिटी हु हैज इशूड द समन, ये बहुत बार पूछा जाता है। अगर आपको समन दिया गया और आप नहीं प्रेजेंट रहे, या फेल्स टू इशू अकाउंट एनी इनवॉइस फॉर सप्लाई इन इज ओके बुक्स ऑफ अकाउंट, यहाँ बुक्स कर देना, बुक्स ऑफ अकाउंट। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में जहां तक है उसने कोई इनवॉइस का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया, ओके, तो ऐसे केस में पेनल्टी जो है, तो किसना, अकाउंटेंट पे भी पेनल्टी आ सकती है कि अकाउंटेंट ने अगर कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया तो 122(3) के तहत पेनल्टी लगाई जा सकती है। और पेनल्टी एक्सटेंडिंग टू 25,000 और IGST होगा तो 50,000। व्हाट इज द डिफरेंस? ऊपर पेनल्टी एक्सटेंडेड टू नहीं है, वो फिक्स है। जैसे यहां पर देखोगे तो 10,000 या 100% ऑफ टैक्स फिक्स है, यहां पे बोला है अप टू 25,000, यानी अकाउंटेंट पे या जो हेल्प कर रहा है ओके उस पे 25,000 तक पेनल्टी आ सकती है। मैनेजर भी हो सकता है कंपनी का, ओके, कोई की पर्सन हो सकता है कंपनी का, तो अप टू 25,000, और IGST होगा तो अप टू 50,000 पेनल्टी आ सकती है। तो ये स्टार करना आ सकता है क्वेश्चन। उसके बाद में इधर 122A में आ जाना, ये स्टार कर दो, एक नया सेक्शन ऐड किया है। अब देखो ये सेक्शन का बैकग्राउंड मैं बताता हूँ। ये सेक्शन का बैकग्राउंड ये है कि कुछ ऐसे आइटम्स है जिसके ऊपर टैक्स इवेजन हो रहा है और गवर्नमेंट को कंट्रोल रखना है। जैसे पान मसाला, हेवी टैक्स है, GST है, GST कंपेंसेशन सेस है, तो हेवी टैक्सेस है, तो हेवी टैक्सेस की वजह से ओके वहाँ टैक्स इवेजन होता है। कैसे टैक्स इवेजन होता है तो मैं आपको ये बता दूँ, वहाँ छोटे छोटे पाउचेस बनते हैं। अब ये पाउचेस जो है ये गोडाउन में रख देते हैं, ओके, लाखों में पाउचेस होते हैं, पर रिकॉर्ड करते हैं, समझ लो 10 लाख पाउचेस बनाए और गोडाउन में रखे, रिकॉर्ड करते हैं 9 लाख। अब ये रिकॉर्ड 9 लाख जो करते हैं जानबूझ के करते हैं और 9 लाख पे टैक्सेस देते हैं, 1 लाख पाउचेस अंदर पड़ा हुआ है। अब उनको ये पता है कि कोई भी GST ऑफिसर आ जाए वो पाउचेस नहीं गिनते बैठेगा, 1 2 3 4 ऐसे नहीं गिनते बैठेगा। अब इतना बड़े इसमें उसमें मानना पड़ेगा, हाँ 9 लाख हो गए, कौन गिनेगा, किसके पास टाइम है, और इस तरह से वो फ्रॉड कर रहे थे। लेकिन फिर बाद में एक नोटिफिकेशन आया, एक प्रोसीजर आई, और उसमें कुछ गुड्स नोटिफाई हुए, जैसे पान मसाला, टोबैको, ओके, गुटखा वगैरह। और ये गुड्स से रिलेटेड अब गवर्नमेंट ने दूसरा तरीका यूज़ किया। गवर्नमेंट ने कहा कि हम मशीन की कैपेसिटी फिक्स करेंगे और मशीन की कैपेसिटी के हिसाब से आपसे टैक्स कलेक्ट करेंगे, तो आपको हमें मशीन्स की डिटेल देनी पड़ेगी। तो अब वो गिनने से ज़्यादा मशीन की क्या कैपेसिटी है और वो एक अंदाज लगाएगी मशीन पर, मशीन की डिटेल्स आपको देना पड़ेगा हमको कि पर ओके पैकिंग मशीन कितने पाउचेस पैक होते हैं, और अकॉर्डिंगली वो चेक करेंगे। तो अगर किसी ने वो मशीन्स की डिटेल नहीं दी तो उसके ऊपर पेनल्टी है, कितना, 1 लाख और CGST GST होगा तो, और 2 lakhs IGST होगा तो, पर मशीन प्लस एनी अदर पेनल्टी अंडर डिमांड एंड रिकवरी एंड GST लॉ। मतलब अगर आपने मशीन की डिटेल नहीं दी तो CGST में 1 प्लस और SGST में 1 और IGST में 2 lakhs पर मशीन प्लस एनी अदर पेनल्टी। सच मशीन इज लायबल फॉर सीजर एंड कॉन्फिस्केशन, मतलब पेनल्टी तो लगाएंगे पर मशीन प्लस मशीन को सीज भी कर लेंगे, unless penalty are paid and registration is done within 3 days of receipt of communication of order of penalty। जब तक तुम तुम्हारे मशीन का रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो और हमारी पेनल्टी नहीं देते हो, ओके, तब तक मशीन हो सकता है कि सीज कर ली जाएगी या कॉन्फिस्केट कर ली जाएगी। ओके, तो ये पढ़ के जाना, यहाँ पे हेल्प करेगा। फिर ओके, सेक्शन 123 फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिटर्न अंडर सेक्शन 150 विद इन 90 डेज, मतलब वो बहुत सी बार बैंक से या इंश्योरेंस कंपनी से आपकी डिटेल मांगते हैं और वो नहीं दिया तो ये पेनल्टी लगती है, 100 रुपीज़, IGST का 200 फॉर ईच डे ऑफ फेल्यूर, मैक्सिमम 5,000, IGST का 10,000। और फेल्स टू फर्निश स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन, कोई डिपार्टमेंट से स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन मांगा और वो नहीं दिया तो ये पेनल्टी लगती है। तो इस तरह से इस बार एग्जाम के लिए 122 अच्छे से पढ़ के जाना। 123 में 2-3 चीज़ें बहुत सी बार MCQ में पूछी जाती है, समन
या फिर अकाउंटिंग नहीं की तो कौन सी पेनल्टी है, तो 122(3) की पेनल्टी है। इश्यू वाला आ सकता है और ये मशीन वाला आ सकता है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना, और आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट, चलिए आ जाओ। अभी सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 125 जनरल पेनल्टी। ये जनरल पेनल्टी कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट डिस्कशन पे। और सेक्शन 125 जनरल पेनल्टी, जनरल पेनल्टी ये प्रोविजन सभी सारी एक्ट में होती है जो रेवेन्यू रिलेटेड एक्ट है। मतलब क्या कि अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रवेंशन है या ऑफेंस है या फिर कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जिसकी पेनल्टी ऊपर दिए गए सेक्शन में नहीं है। जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं कि जॉब वर्क, जब आप जॉब वर्क को भेज रहे हो तो आपको रूल 55 में चालान बनानी पड़ती है। अब रूल 55 की चालान आपने नहीं बनाई तो क्या होगा, या कोई प्रोसीजर है, कोई डॉक्यूमेंटेशन है और आपने पूरे नहीं किए तो क्या होगा। तो वो सिचुएशन में एक प्रोविजन रखी है सेक्शन 125 में, और वो रखी है जनरल पेनल्टी। तो कॉन्ट्रावेंशन एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट विच इज नॉट सेपरेटली प्रोवाइडेड, मतलब ऊपर जो प्रोवाइड नहीं किया उसके लिए तो पेनल्टी है अप टू 25,000। अगर CGST होगा तो अप टू 25,000, HGST होगा तो अप टू 25,000 और IGST होगा तो अप टू 50,000 का पेनल्टी लगाया गया है। उसके बाद में सेक्शन 126 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सेक्शन 126 जनरल डिसिप्लिन ऑफ पेनल्टी स्टार करना, कभी कभी इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या MCQ में कोई केस स्टडी में पूछ लेंगे। तो यहाँ जो भी पेनल्टी सेक्शन 122 में लग रही है या अदर सेक्शन में पेनल्टी लग रही है, तो जो भी पेनल्टीज ऊपर लगाई गई है इसमें आपको क्या जनरल डिसिप्लिन फॉलो कर रहा है या जनरल पेनल्टी भी लगाई जाएगी। तो 126 में आपको कहा कि जब भी डिपार्टमेंट पेनल्टी लगाएगा तो कुछ डिसिप्लिन फॉलो करना है, कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करना है। ऐसी मन में आया, किसी से खुन्नस हो गई, किसी का चेहरा पसंद नहीं आ रहा है, ओके पेनल्टी लगा दो, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन में नो पेनल्टी ओके फॉर माइनर ब्रीचेस टैक्स लेस देन ₹5,000। अगर आपका टैक्स अमाउंट जो है और वो 5,000 से कम है तो ऐसे केस में यहाँ पे जो है पेनल्टी यहाँ माइनर भी समझकर ओके हो सकता है कि वो आपको बेनिफिट दे दे और आपको पेनल्टी ना लगाए वेव कर दे। या प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट होगी कुछ और प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट की पेनल्टी लग रही होगी, फिर 122 से लेके तो सेक्शन 125 तक कोई भी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट की पेनल्टी लग रही होगी तो वो भी वेवर मिल सकता है। या एनी ओमिशन और मिस्टेक इन अ डॉक्यूमेंट विच इज एसेंशियली विच इज इजीली रेक्टिफाइड, या कोई डॉक्यूमेंट में मिस्टेक होगी, चलो हमने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट किया डिपार्टमेंट में और उसमें ऐसी कुछ मिस्टेक हुई जो इजीली रेक्टिफाइड है, तो ये पेनल्टी वो ऑफिसर छोड़ देगा। ये एक सेक्शन ने कहा कि ये डिसिप्लिन डिपार्टमेंट फॉलो करेगा और वो डिपार्टमेंट पेनल्टी छोड़ देगा। अब ये जो मिस्टेक है या ओमिशन है ये अपेरेंट ऑन रिकॉर्ड होनी चाहिए एंड मेड विदाउट फ्रॉडुलेंट इंटेंशन और ग्रॉस नेग्लिजेंस। ठीक है, अब मैं थोड़ा आपको ये बताना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि कोई ओमिशन हो जाता है या मिस्टेक हो जाती है इन डॉक्यूमेंट और वो इजीली रेक्टिफाइड होगा तो पेनल्टी छोड़ दी जाएगी। लेकिन एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि मिस्टेक हुई, ओमिशन हुआ, लेकिन वो अपेरेंट ऑन रिकॉर्ड्स नहीं है या मेड विदाउट फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं है, जिसमें फ्रॉडुलेंट इंटेंशन था और वो मिस्टेक हुई, तो ऐसे सिचुएशन में क्या उसको छोड़ा जाएगा? क्या नहीं, उसको नहीं छोड़ा जाएगा। जिसका क्लियर फ्रॉडुलेंट इंटेंशन होगा ओके यहाँ पे या अमाउंट 5,000 से नीचे होगी और फ्रॉडुलेंट इंटेंशन होगा तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा। तो 3 केसेस में आपकी पेनल्टी छोड़ी जा सकती है। माइनर ब्रीच तब बोला जाएगा जब अमाउंट 5,000 से कम हो, प्रोसीजर रिक्वायरमेंट सेकंड हम देखें तो प्रोसीजर रिक्वायरमेंट, और थर्ड देखें तो एनी ओमिशन और मिस्टेक इन डॉक्यूमेंट, पर ये अपेरेंट ऑन रिकॉर्ड्स होनी चाहिए या फिर जहां तक देखा जाए इसमें फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं होना चाहिए। सेकंड अगर हम देखें, पेनल्टी इम्पोज डिपेंड ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस एंड शैल बी कमेंसरेट विद द डिग्री एंड सिविरिटी ऑफ द ब्रीच। जब भी ऑफिसर पेनल्टी लगेगा तो पेनल्टी लगाएगा तो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस देखेगा और कितना सिविरिटी है ओके यहाँ पे ऑफेंस की उसको भी ध्यान में रखेगा पेनल्टी लगाते वक्त। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देगा आफ्टर इशूइंग शो कॉज नोटिस। ऑफिसर शall rectify the nature of breach and specify the nature of breach and applicable law। अब देखो यहाँ पे ये भी कहा गया कि जब भी किसी भी सेक्शन के तहत पेनल्टी लगाई जाएगी तो ऑफिसर का ये काम बनता है कि वो किस लिए पेनल्टी लगा रहा है, क्या ब्रीच है उसको स्पेसिफाई करेगा। अपना मूड हो गया, मन में आ गया, पेनल्टी लगा दी, ऐसा नहीं होगा ओके वो पूरा डिटेल में बताएगा कि क्या ब्रीच हुआ है। पर्सन वॉलंटरी डिस्क्लोज टू एन ऑफिसर, पीओ में कंसीडर दिस एंड मिटिगेटिंग फैक्टर व्हेन क्वांटिफाइंग द पेनल्टी। अगर खुद पर्सन ने खुद कहा कि सर ये प्रॉब्लम हुआ और इसकी पेनल्टी है, पर मैं खुद आके आपको कह रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम है, तो ऐसे केस में जहाँ तक देखा जाए अगर पर्सन खुद होके सामने जेन्युइनली आता है तो पेनल्टी मिटिगेट की जा सकती है, कम की जा सकती है।
अब लास्ट वाला प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और लास्ट वाला प्रोविजन क्या कहता है? प्रोविजन नॉट अप्लीकेबल इफ पेनल्टी स्पेसिफाइड आइदर फिक्स सम और फिक्स परसेंटेज। पर ये जितने भी हमने 5 पॉइंट्स देखे, 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट जितने भी हमने देखे, ये पेनल्टी, ये जो डिसिप्लिन है और पेनल्टी को कम करते हैं, ओके, डिटेल्स पेनल्टी क्यों लगाई उसकी डिटेल प्रोवाइड करते हैं। तो सेक्शन 126 की जो जनरल डिसिप्लिन्स हैं वो वहाँ नहीं लगेंगे जहाँ फिक्स पेनल्टी है। थोड़ा मैं एनालिसिस करूँ तो सेक्शन 122(1) की पेनल्टी फिक्स है, 10,000 फिक्स है, ओके, और 100% ऑफ टैक्स। मतलब क्या, जब सेक्शन 122(1) की पेनल्टी जो है यहाँ पे लगेगी तो वहाँ वो 5,000 से नीचे क्यों ना हो, पेनल्टी लग जाएगा आपको, ओके। यानी जहाँ तक देखा जाए 5,000 से नीचे हो भी नहीं सकती, वैसे भी 10,000 है। लेकिन जो जनरल डिसिप्लिन ऊपर कहा, वो जनरल डिसिप्लिन सेक्शन 126 के नहीं अप्लाई होंगे जहाँ फिक्स पेनल्टी होगी। तो जहाँ जहाँ भी फिक्स पेनल्टी होगी वहाँ वो अप्लाई नहीं होगी। लेकिन जहाँ पेनल्टी ऐसे वर्ड में एक्सटेंडिंग टू मतलब अप टू 25,000, तो वहाँ सेक्शन 126 के फैक्टर्स कंसीडर किए जा सकते हैं। या यहाँ सेक्शन 125 में अप टू 25,000, ओके, तो वहाँ ये फैक्टर कंसीडर किए जा सकते हैं। तो सेक्शन 126 वहाँ अप्लीकेबल है जहाँ पेनल्टी अप टू होगी, फिक्स नहीं होगी। जहाँ पेनल्टी अप टू होगी वहाँ सेक्शन 126 अप्लाई किया जाएगा। 127 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन कौन से केस में पेनल्टीज लगेगी एंड क्या लगेगा, वो आपने रीड कर लेना, नॉट सो इंपॉर्टेंट। नाउ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन सेक्शन 129 और सेक्शन 130, ये दोनों प्रोविजन थोड़ा आप अच्छे से समझ लो। ना 129 इसका जन्म कहाँ से होता है? अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे तो 129 का जन्म होता है इन्वेस्टिगेटिव पावर में, सेक्शन 68 में पावर यूज की गई और ट्रांजिट में कन्वेंस को रोका गया और इंस्पेक्ट किया गया। समझ लो ट्रक में गुड्स जा रहा है, ट्रेन में जा रहा है, वेसल में जा रहा है, एयरक्राफ्ट में जा रहा है, और इसमें ट्रांजिट में गुड्स रोक कर, ओके, या कन्वेंस को रोककर गुड्स का इंस्पेक्शन किया गया और पता चला डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इनवॉइस नहीं है, ई वे बिल नहीं है, स्पेशली ई वे बिल वगैरह नहीं है, तो फिर वहाँ पे सेक्शन 122 पिक्चर में आता है और आज सेक्शन 129 पिक्चर में आता है और सेक्शन 129 आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो सेक्शन 129 क्या कहता है? सेक्शन 129 यहाँ पे देखो क्या कहता है, मेरे साथ फटाफट यहाँ पे रिवाइज कर लेना। Notwithstanding to anything contained in this act where a person, मतलब क्या, 129 की पेनल्टी लग के रहेगी। फिर आपके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग सेक्शन 73 की हो, 74 की हो, या ओके कोई भी सेक्शन में प्रोसीडिंग हो, अगर आपका इंस्पेक्शन हुआ इन ट्रांसिट और डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले या गुड्स सही नहीं मिला और आपका गुड्स रोका गया ट्रांजिट में, तो वो केस में सेक्शन 129 ओके ये ओवरराइडिंग इफेक्ट में एक्टिव रहेगा। मतलब बाकी तुमने कोई भी पेनल्टी दी गई हो, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, सेक्शन 129 की पेनल्टी लग के रहेगी। और एग्जाम के हिसाब से सेक्शन 129 बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो where any person transport any goods or store goods while in transit, मतलब कोई भी पर्सन, ट्रांसपोर्टर ले लो, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है या वेयर हाउस में रख रहा है, स्टोर कर रहा है, इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इंडिया में किसी भी कन्वेंस ने, किसी भी ट्रांसपोर्टर ने अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट किया या फिर गुड्स वेयर हाउस में रखा और इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रखा, मतलब कोई गुड्स लायबल टू कॉन्फिस्केशन होगा, फ्रॉडुलेंट गुड्स होगा, ओके, जिसने इस एक्ट की प्रोविजन कॉन्ट्रावेंट की है, तो वो केस में ऑल सच गुड्स, conveyance and document related to goods and conveyance shall be liable to be detention or seizure। मतलब पहला एक्शन तो ये होगा कि उसमें वो कन्वेंस में सारे गुड्स, आपका कन्वेंस और डॉक्यूमेंट सारे डिटेन या सीज कर लिए जाएंगे और ये सीजर का पावर सेक्शन 129 में मिलेगा। मतलब गुड्स भी गियो, ओके, डॉक्यूमेंट्स भी गियो और कन्वेंस भी गियो, सब गियो भाई साहब, ओके, कुछ छोड़ा नहीं जाएगा। शैल बी लायबल टू डिटेंशन और सीजर। अब देखो भाई, डिटेन हो गया, मेरा ट्रक पकड़ लिया, गुड्स भी जब्त कर लिए, सब कुछ जब्त कर लिया, मैं क्या करूं? ओके बेटा, वो बंदा परेशान है, ओके, जिसके गुड्स पूरी जब्ती हो गए, तो वो केस में रिलीज ऑफ गुड्स, डिटेन और सीज। हाँ, पर ये सेक्शन खुद ही कहता है कि आपका गुड्स आप रिलीज करवा सकते हो, ओके, कुछ पेनल्टी देख के। तो ये सेक्शन 129 की पेनल्टी टैक्स पे नहीं है, ये सेक्शन 129 की पेनल्टी ओके तुम्हारे इनवॉइस के ऑफेंसेस नहीं है, ये है कि तुम्हारा कन्वेंस अगर रास्ते में पकड़ा गया होगा तो बाकी जो सेक्शन में पेनल्टी लगी होगी उसको लगी होगी भाई साहब, 73 में लगी होगी, 74 में लगी होगी, 122 में लगी होगी और वॉट एवर इट मे बी। भाई साहब, ये गुड्स छुड़वाने की पेनल्टी ले रहे हैं हम आपसे, ओके, जो दूसरे कोई पेनल्टी से कनेक्टेड नहीं है। तो गुड्स छुड़वाने की पेनल्टी क्या है? वेयर ओनर ऑफ द गुड्स कम फॉरवर्ड फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी। ए भाई, ओके, वो ओनर सामने आ जा, ओके, अगर ओनर सामने आता है, अब ड्राइवर को पूछा गया कौन है ओनर इसका, ड्राइवर चुपचाप बता नहीं तो दूंगा खींच के, ओके, कौन है ओनर इसका, तो ड्राइवर ने फोन ओनर को कॉल किया कि साहब, ओके, ये ओनर पूछ रहे हैं, और ओनर वहां पे सामने आ गया। अगर ओनर सामने आया तो देखो पेनल्टी कितनी है। इन केस ऑफ टैक्सेबल गुड्स,
ऑन पेमेंट ऑफ पेनल्टी इक्वल्स टू 200% ऑफ टैक्स पेएबल ऑन सच गुड्स। अगर आपका गुड्स टैक्सेबल हुआ होगा और उसको जब्त किया होगा, उसको डिटेन या सीज किया होगा ट्रांजिट में, तो पेनल्टी इक्वल्स टू 200% ऑफ टैक्स पेएबल ऑन सच गुड्स। जब भी पेनल्टी परसेंटेज में हो तो आईजीएसटी में डबल मत करना, वो ऑटोमेटिक आईजीएसटी का 200% अमाउंट वही रहेगी, ठीक है। सीजीएसटी का 200%, एसजीएसटी का 200%, तो वो आईजीएसटी का 200% वैसे आ जाएगा, तो 200% ऑफ टैक्स पेनल्टी लगा देंगे। ओके, तो और अगर वो एग्जम्प्टेड गुड्स होगा, हाँ एग्जम्प्टेड गुड्स में भी आपको बिल ऑफ सप्लाई, यूए बिल वगैरह जो है, ओके कुछ केसेस में बनाने पड़ते हैं, बिल ऑफ सप्लाई तो साथ में रखना ही पड़ता है। तो अगर एग्जम्प्टेड गुड्स होगा और वो यहाँ पे कुछ ऐसा पता चला कि कॉन्ट्रावेंशन हुआ एग्जम्प्टेड गुड्स का, तो अमाउंट इक्वल्स टू 2% और आईजीएसटी का 4% ऑफ वैल्यू और ₹25,000 विच एवर इज लेस। अब देखो क्या है, जब टैक्स का परसेंटेज हो, ध्यान सुनना, जब टैक्स का परसेंटेज हो तो वो आईजीएसटी में डबल मत करना। क्यों? क्योंकि आईजीएसटी खुद एक टैक्स है, तो उसका 200% वो वैसे अमाउंट मैच हो जाएगी। लेकिन ये जो 2% बोला है ना, ये वैल्यू का बोला है। जब वैल्यू का परसेंटेज हो तो यहां पे आईजीएसटी में 4% बोला है, बी केयरफुल, आईजीएसटी में 4% बोला है। क्यों? तो 2% सीजीएसटी का, 2% एसजीएसटी का वैल्यू, तो ऑटोमेटिक आईजीएसटी में 4% होता है। तो ये 4 मैंने क्यों किया, इवन दो परसेंटेज फॉर्म में है, क्योंकि ये वैल्यू का है। टैक्स का होता तो डबल नहीं करता। आई होप आप समझोगे। या 25,000 आईजीएसटी होगा तो 50,000 विच एवर इज लेस। यहां स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, रट्टा मारना, विच एवर इज हायर नहीं, विच एवर इज लेस, ठीक है। दूसरा, वेयर ओनर ऑफ द गुड डज नॉट कम फॉरवर्ड फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी। अब ओनर सामने नहीं आया तो भाई साहब अब तो देखो तुमको क्या कैसे पेनल्टी लगाते हैं, और इसके क्वेश्चंस करके जाना कैलकुलेशन वाले। ओके, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन करके जाना, 129 पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। दूसरा, in case of taxable goods penalty equals to higher of the following, और 50% of value of the goods और 200% of tax payable on such goods। अगर ओनर सामने नहीं आया तो भाई साहब ओके 50% ऑफ वैल्यू और 200% ऑफ टैक्स विच एवर इज हायर वो लिया जाएगा। लेट्स टेक एग्जांपल, आपके गुड्स की वैल्यू है 100 करोड़, वैल्यू 100 करोड़ और उसके ऊपर टैक्स है और टैक्स 18 करोड़, तो ऐसे केस में 50% ऑफ वैल्यू यानी 50 करोड़, ओके 50 करोड़ या हाँ 50 करोड़ या 200% ऑफ टैक्स 36 करोड़, ये पेनल्टी लगाई जाएगी। और आईजीएसटी होगा तो 100% ऑफ वैल्यू, यहां लिख देना आईजीएसटी होगा, क्योंकि वैल्यू का है, वैल्यू का इसलिए ये 100% रहेगा। आईजीएसटी होगा तो 100% ऑफ वैल्यू, साइड में लिख देना आईजीएसटी होगा। जब भी वैल्यू का होगा तो वो डबल हो जाता है, टैक्स का होगा तो वो डबल नहीं होता है, 100% ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स सीजीएसटी, 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एसजीएसटी, और आईजीएसटी होगा तो 100% ऑफ वैल्यू आपको पेनल्टी और 200% ऑफ टैक्स विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। तो ये तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, ओनर सामने आ जाए तो पेनल्टी कंपैरेटिवली कम है, टैक्स का 200% है, और ओनर नहीं आया तो वैल्यू का 100 करोड़ वैल्यू होगी तो 50 करोड़ सीजीएसटी के, 50 करोड़ सॉरी 50 करोड़ एसजीएसटी के, भाई साहब वो बहुत हायर पेनल्टी है, इसलिए ओनर सामने आना ज़्यादा बेटर है। और एग्जम्प्टेड गुड्स होगा तो 5%, आईजीएसटी 10% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 या आईजीएसटी 50,000 विच एवर इज लेस। हाँ ये ध्यान रखना विच एवर इज लेस यहाँ पे दिया गया है। तो सर ये पेनल्टी याद करना है क्या? यस 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 याद करना है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैलकुलेशन वाले आते हैं, बहुत ईजी मार्क्स आते हैं, प्लीज मत छोड़ना, मेरी रिक्वेस्ट आपको है, ठीक है। नाउ आगे वो क्या कहते हैं देखो, नो सच गुड्स और कन्वेंस शैल बी डिटेन और सीज विदाउट सर्विंग एन ऑर्डर ऑफ डिटेंशन और सीजर ऑन द पर्सन ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स। जब भी कोई कन्वेंस डिटेन होगा या सीज होगा तो उसको आपको ऑर्डर देनी पड़ेगी डिटेंशन और सीजर की। सबसेक्शन 2 ओमिटेड, वो काम का नहीं है। नोटिस टू अ ट्रांसपोर्टर विद इन 7 डेज स्पेसिफाइंग पेनल्टी एंड ऑर्डर विद इन 7 डेज ऑफ नोटिस। 7 डेज में नोटिस और उसके 7 डेज में ऑर्डर। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। ऑन पेमेंट ऑफ अमाउंट ऑल प्रोसीडिंग शैल बी डीम्ड टू बी कंक्लूडेड। अगर ये पेनल्टी आ गई तो सारी प्रोसीडिंग कंक्लूड कर दी जाएगी, आपका गुड छोड़ दिया जाएगा। ओके, तो ऑल प्रोसीडिंग डीम्ड टू बी कंक्लूडेड। ट्रांसपोर्टर ओनर फेल्स टू पे अमाउंट विद इन 15 डेज सो डिटेंसीज शैल बी लायबल टू सोल्ड और डिस्पोज टू रिकवर द पेनल्टी पेबल एज पर द ऑर्डर। अगर जिस दिन सीज किया गया या डिटेन किया गया वहां से 15 दिन के अंदर ओके पेनल्टी नहीं दी जो हमने ऊपर कही, तो गुड्स डिपार्टमेंट सेल कर देगा, डिस्पोज कर देगा और अपनी पेनल्टी रिकवर कर लेगा। नाउ ट्रांसपोर्टर कैन गेट अ कन्वेंस रिलीज ऑन हाँ अब ये स्टार्ट करना। ट्रांसपोर्टर कैन गेट अ कन्वेंस रिलीज ऑन पेमेंट ऑफ पेनल्टी विच इज लोअर ऑफ पेनल्टी इन द ऑर्डर और ₹1 लाख और आईजीएसटी की 2 लाख। देखो ये जो ऊपर की पेनल्टी ये तो गुड्स के लिए है, ये तो गुड्स
रिलीज करवाने के लिए, पर आपका तो कन्वेंस भी किया ना, कन्वेंस भी डिटेन किया हुआ है आपका, तो कन्वेंस को रिलीज करवाने के लिए पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब कन्वेंस किसका है? ट्रांसपोर्टर का है। तो कन्वेंस को रिलीज करवाने के लिए पेनल्टी क्या होगी? तो कन्वेंस को रिलीज करवाने के लिए पेनल्टी इन द ऑर्डर, ये पेनल्टी इन द अबव ऑर्डर कर देना, अबव ऑर्डर, यानी ऊपर जो पेनल्टी फिक्स हुई वो और ₹1 लाख, ओके, और IGST 2 lakhs, विच एवर इज लोअर, ये रट्टा मारना। कन्वेंस को रिलीज करवाना है तो मैक्सिमम पेनल्टी CGST 1 लाख, SGST 1 लाख और IGST 2 lakhs, ये मैक्सिमम पेनल्टी कन्वेंस को रिलीज करवाने की। और ओके, मैक्सिमम क्यों बोल रहा है? क्योंकि अगर यहाँ पे लोअर, अगर ऊपर वाला पेनल्टी लोअर होगा तो वो कैलकुलेशन आएंगे, ऊपर वाला पेनल्टी होगा तो लोअर वो, या मैक्सिमम 2000। ओके, ये जो है यहाँ पे पेनल्टी देनी पड़ेगी। आई होप सेक्शन 129 आपको समझा होगा। पेनल्टी आपको लर्न करना पड़ेगा। सर ये याद नहीं रहती है, कुछ चीज़ें ऐसी है कि आपको फ्रीक्वेंट रिवीजन में लेना पड़ेगा, जिसमें ये सेक्शन, ये चैप्टर आपको फ्रीक्वेंट रिवीजन में लेना पड़ेगा। डन। तो ये तो हुआ अगर इन ट्रांजिट आपका कन्वेंस रोका गया तो सेक्शन 129 की पेनल्टी क्या है। अब आ जाओ सेक्शन 130 की पेनल्टी। ओके, तो सेक्शन 130 क्या कहता है? कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स और कन्वेंस एंड लेवी ऑफ पेनल्टी। अब सेक्शन 130 का जन्म कहां से होता है? आ जाओ पहले चार्ट पे। सेक्शन 130 है, अगर आपका इंस्पेक्शन हुआ हो 67 में, सर्च सीजर हुआ हो, प्रीमाइसेस का सर्च और सीजर हुआ हो, सुनना, दो सर्च और सीजर है, एक प्रीमाइसेस का और इंस्पेक्शन ट्रांजिट का। तो प्रीमाइसेस में सर्च और सीजर हुआ हो, ट्रांजिट में गुड्स पकड़े गए और उसको सर्च डिटेन किया हो, ओके, तो ऐसे केस में सेक्शन 130 पिक्चर में आता है। और ओके, गुड्स लायबल टू कॉन्फिस्केशन और उसकी रिडम्पशन फाइन लगाई जाती है। तो सेक्शन 130 जो है, यहाँ पे आ जाओ, सेक्शन 130 के चार्ट में आ जाओ। ओके, ये भी सेक्शन क्या कहता है? वेयर नॉट विस्टैंडिंग टू एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट। मतलब क्या? इन दोनों सेक्शन को इतनी एम्पावरमेंट दी है कि भाई साहब कुछ भी पहले कहा हो रखो बाजू में, ये सेक्शन लगेंगे, मतलब लगेंगे, ये सेक्शन लगे, मतलब वो 73 की प्रोसीडिंग हो, 74 की प्रोसीडिंग हो, या कोई भी प्रोसीडिंग हो। तो सेक्शन 130 क्या कहता है? ओके, सप्लाइज और रिसीव द गुड्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट विद इंटेंट टू इवेड द पेमेंट ऑफ टैक्स। मतलब आपने कोई गुड्स सप्लाई किया या रिसीव किया इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट विथ इंटेंट, दो वर्ड होने चाहिए, इन कॉन्ट्रावेंशन होना चाहिए और उसमें इंटेंशन होना चाहिए टू इवेड द पेमेंट ऑफ टैक्स। दूसरा, डजंट अकाउंट ऑफ द गुड्स ऑन विच ही इज लायबल टू पे टैक्स, अकाउंटिंग नहीं किया आपने गुड्स की प्रॉपर। सप्लाइज एनी टैक्सेबल गुड्स विदाउट अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, आपने बिना रजिस्ट्रेशन के सप्लाई कर लिया। और कॉन्ट्रावेन एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट विद इंटेंट टू इवेड द पेमेंट ऑफ टैक्स, या इस एक्ट की कोई भी प्रोविजन तुमने कॉन्ट्रावेन किया विद इंटेंशन टू इवेड द पेमेंट ऑफ टैक्स। या लास्ट ई, uses any conveyance for transporting the goods in contravention of provision of this act unless owner of the conveyance prove that it was used without his knowledge or connivance, then all such goods and conveyance, underline, all such goods and conveyance are liable for confiscation and penalty under section 122 be levied। अब देखो वो क्या कहते हैं, ध्यान सुनना। क्लॉज A, B, C और D अगर ये होता है तो गुड्स कॉन्फिस्केट हो जाएंगे, गुड्स कॉन्फिस्केट हो जाएंगे। और क्लॉज ई होगा तो कन्वेंस कॉन्फिस्केट हो जाएगा, कन्वेंस कॉन्फिस्केट हो जाएगा। अब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सीजर एंड कॉन्फिस्केशन? डिटेंशन और सीजर में, सुनना, डिटेंशन और सीजर में ओनरशिप अभी भी ओनर की होती है। तो आपका कोई गुड्स सीज किया गया, वो गुड्स सीज किया हो और थोड़ा प्रोसीजर आपको समझ में आ रहा हो, तो सेक्शन 67(2) में प्रीमाइसेस के अंदर इंस्पेक्शन हुआ और गुड्स सीज किया गया, या ट्रांजिट में इंस्पेक्शन होता है तो सेक्शन 129 में डिटेन या सीज किया हो, सेक्शन 129 अभी हमने देखा, सेक्शन 129 डिटेन या सीज किया हो, तो डिटेंशन और सीजर दो सेक्शन में पावर है। अगर प्रीमाइसेस का इंस्पेक्शन होता है तो उसका डिटेंशन, उसका सीजर सेक्शन 67(2) में होता है, और अगर ट्रांजिट में इंस्पेक्शन होता है तो उसका डिटेंशन और सीजर सेक्शन 129 में होता है। ठीक है, तो अगर आपका यहां पे डिटेंशन और सीजर हुआ तो ओनरशिप अभी भी ओनर की है, सुनना, ओनरशिप अभी भी ओनर की है। लेकिन अगर आपका यहां पे कॉन्फिस्केशन हो गया, आई रिपीट द वर्ड, क्या? कॉन्फिस्केशन हो गया, तो वो केस में ओनरशिप गवर्नमेंट की हो जाती है। आई रिपीट, वो केस में ओनरशिप गवर्नमेंट की हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, तो अब ऐसे सिचुएशन में यहां पे ओके, A, B, C और D, अगर ये
इसमें गुड्स कॉन्फिस्केट हो जाएगा और इसमें कन्वेंस कॉन्फिस्केट हो जाएगा। तो अगर आपका गुड्स और कन्वेंस कॉन्फिस्केट हो रहा है, और कन्वेंस तभी कॉन्फिस्केट होगा जब ट्रांसपोर्टर को नहीं पता, सॉरी ट्रांसपोर्टर को भी पता है गुड्स आर लायबल टू कॉन्फिस्केशन, मतलब ये 4 ऑफेंस में गुड्स जा रहा है। हाँ, अगर ट्रांसपोर्टर ये प्रूव कर दे कि मेरे नॉलेज में नहीं था तो फिर कन्वेंस कॉन्फिस्केट नहीं होगा। तो देन ऑल सच गुड्स एंड कन्वेंस लायबल टू कॉन्फिस्केशन, और जो सेक्शन 122 की पेनल्टी है वो लग जाएगी। मतलब कॉन्फिस्केशन हो गया, कॉन्फिस्केशन आपको सेक्शन 130 में हो गया, पेनल्टी जो है पेनल्टी आपको यहाँ पे 122 की लग जाएगी। तो ये रट्टा मार के जाना, ये रट्टा मार के जाना कि कौन कौन सी केसेस में कॉन्फिस्केशन होता है। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आपने सप्लाई किया, रिसीव किया इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट विद एन इंटेंशन टू एड द पेमेंट ऑफ टैक्स। अकाउंटिंग आपने गुड्स की नहीं की, ओके, सप्लाई किया विदाउट रजिस्ट्रेशन, इसकी पेनल्टी 122 में है, या कॉन्ट्रावेन एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट विद इंटेंट टू एड द पेमेंट ऑफ टैक्स। तो ये 4 केस में कॉन्फिस्केशन हो जाएगा और कन्वेंस का भी कॉन्फिस्केशन हो सकता है। तो अंडरलाइन पेनल्टी भी 122 की लगी। नाउ अब आपको टैक्स तो लगेगा ही, मतलब टैक्स तो लगेगा ही, इंटरेस्ट तो लगेगा ही, गुड्स भी गवर्नमेंट की ओनरशिप में चले गया क्योंकि कॉन्फिस्केशन में ओनर गवर्नमेंट हो जाता है, पेनल्टी भी 122 की लग गई। ओ भाई साहब, टैक्स, इंटरेस्ट, 122 की पेनल्टी और गुड्स भी गई, गुड्स को भी यहाँ पे कॉन्फिस्केट कर लिया, ओनरशिप ट्रांसफर टू गवर्नमेंट। अब देखो नीचे जो मैं कौन से पढ़ाने वाला हूँ, रिडम्पशन फाइन। ये रिडम्पशन फाइन क्या है? ओके सुनो, ये रिडम्पशन फाइन क्या है। अब भाई टैक्स तो देना पड़ेगा, सुनो, टैक्स तो देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, गुड्स कॉन्फिस्केट भी कर लिया, यानी अब कॉन्फिस्केशन हो गया, ओनरशिप गवर्नमेंट की हो गई, कॉन्फिस्केशन भी हो गया। अब देखो क्या हुआ, भाई मैं सब दे रहा हूँ, टैक्स चाहिए दे रहा हूँ, इंटरेस्ट दे रहा है, पेनल्टी सब दे रहा हूँ, पर मुझे वो गुड्स वापस चाहिए यार, कुछ भी करो। गवर्नमेंट ने, क्योंकि वो तो जब्त कर लिया और गवर्नमेंट लेके चलेगी, ओनर गवर्नमेंट हो गया। मैं ऑफिसर के पास गया, सर मुझे वो गुड्स चाहिए, मतलब चाहिए। ऑफिसर कह रहा है ठीक है हम देने के लिए रेडी है। क्यों? क्योंकि वो टेलर मेड गुड्स है, मैं आपको क्या चाहिए, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी सब दे रहा हूँ, मुझे गुड्स वापस करो। तो ऑफिसर कहता है कि गुड्स की तो ओनरशिप हमारी होगी, अब क्यों वापस करे तेरे को? सर वो टेलर मेड गुड्स है, अगर मैं कस्टमर को नहीं दूंगा तो मेरा बड़ा कस्टमर है और कि मैं खो दूंगा उसको, मैं उससे बहुत धंधा करता हूँ। तो ठीक है, तो लॉ कहता है, सेक्शन 130 कहता है, अब देखो पिक्चर में एक नया वर्ड आ रहा है, रिडम्पशन फाइन। समझ लो मैं ऑफिसर हूँ, आप बैठे हो, तो मैंने कहा देख भाई गुड्स के तो ओनर हम हो गए, गुड्स तेरे को वापस रिडीम करना है, तो गुड्स को रिडीम करने की फाइन। आपने कहा क्या क्या क्या? हाँ सर मैं टैक्स दे रहा हूं ना, ठीक है, इंटरेस्ट दे रहा हूं ना, ठीक है, पेनल्टी दे रहा हूं ना, ठीक है, वो सब ठीक है, अब गुड्स के तो ओनर हम हो गए, वो तो देना ही पड़ेगा, गुड्स के तो ओनर हम हो गए, भाई साहब गुड्स वापस चाहिए, उसकी रिडम्पशन फाइन, यानी इन एडिशन टू पेनल्टी, बोलो मेरे साथ, इन एडिशन टू पेनल्टी रिडम्पशन फाइन देना पड़ेगा। तो अब रिडम्पशन फाइन लर्न करके जाना, इसको दूसरा वर्ड भी है, ऑप्शन टू पे फाइन इन ल्यू ऑफ कॉन्फिस्केशन, यानी रिडम्पशन फाइन तो देना ही है, इसको दूसरा वर्ड कहते हैं ऑप्शन टू पे फाइन इन ल्यू ऑफ कॉन्फिस्केशन, मतलब कॉन्फिस्केशन छोड़ो और मेरा गुड्स वापस करो या मेरा गुड्स रिडीम करो, 2 वर्ड लर्न कर लेना। इन एडिशन टू टैक्स, पेनल्टी और एनी चार्जेस पेबल इफ गुड्स कॉन्फिस्केटेड बाय गवर्नमेंट, इफ गुड्स आर कॉन्फिस्केटेड बाय डिपार्टमेंट, डबल डबल हो गया, ये काट देना, ये काट देना, इफ गुड्स कॉन्फिस्केटेड बाय गवर्नमेंट, तो गुड्स कॉन्फिस्केट होता है तो फाइन शैल नॉट एक्सीड, अंडरलाइन करो, शैल नॉट एक्सीड मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स कॉन्फिस्केटेड लेस टैक्स पेबल। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है। तो गुड्स की मार्केट वैल्यू, सुनो, गुड्स की मार्केट वैल्यू माइनस उसके उसका टैक्स, उस पर का टैक्स, ये जो बचेगा यहां तक कॉन्फिस्केशन फाइन लग सकती है। गुड्स वापस चाहिए, हाँ, तो अप टू दिस अमाउंट, यानी ये मैक्सिमम है, हाँ, कि गुड्स की मार्केट वैल्यू 10 करोड़ है तो 10 करोड़ तक का फाइन लगा दूंगा मैं। वो ऑफिसर कम भी कर सकता है क्योंकि अप टू बोला है, मतलब शैल नॉट एक्सीड दैट, तो मार्केट वैल्यू माइनस टैक्स पेबल, तो उतना। बी, फाइन एंड पेनल्टी शैल नॉट बी लेस देन द पेनल्टी इक्वल्स टू 100% ऑफ टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स। देखो आप पेनल्टी भी दे रहे हो 122 की, तो 122 की जो पेनल्टी है और आप जो फाइन लगा रहे हो ये 100% ऑफ टैक्स से नहीं होना, कम नहीं होना चाहिए, ओके, यानी मिनिमम तो 100% ऑफ टैक्स, पेनल्टी प्लस फाइन मिला के मिनिमम 100% ऑफ टैक्स तो होना ही चाहिए, ओके। और हायर कहां तक जा सकते हैं रिडम्पशन फाइन? तो हायर जो है वो मार्केट वैल्यू। एक मिनट, ये पेनल्टी नहीं है, बी वाला भी रिडम्पशन फाइन ही है, सुनो मेरी बात, बी वाला भी रिडम्पशन फाइन ही है, पर वो लोअर लिमिट है, मतलब रिडम्पशन फाइन ऑफिसर जब फिक्स करेगा तो हायर मार्केट वैल्यू माइनस टैक्सेस, और लोअर जो रहेगा वो 100% ऑफ टैक्स से नीचे नहीं होना चाहिए, मतलब फाइन और पेनल्टी मिला के, ये फाइन और ऊपर की पेनल्टी मिला के 100% ऑफ टैक्स से नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है,
ये तो गुड्स रिलीज करवाने का, मेरा कन्वेंस जो कॉन्फिस्केट हो गया, यस ई क्लॉज में कन्वेंस कॉन्फिस्केट हो सकता है। तो कन्वेंस अगर आपका कॉन्फिस्केट हो गया तो फाइन इक्वल्स टू टैक्स पेएबल ऑन गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड। ओ तेरी मतलब वो कन्वेंस जो गुड्स लेके जा रहा था उसका जो 100% ऑफ टैक्स है उतना कन्वेंस का अलग से रिडम्पशन फाइन, यानी ये गुड्स का रिडम्पशन फाइन है और कन्वेंस अगर रिलीज करवाना है तो उसका रिडम्पशन फाइन जो गुड्स लेके जा रहा है उसका जो टैक्स बनता है, टैक्स ओके 100% ऑफ टैक्स जो बनता है उतना अप टू दैट अमाउंट कन्वेंस का रिडम्पशन फाइन होगा। ठीक है, तो नो ऑर्डर विदाउट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कॉन्फिस्केशन में टाइटल गवर्नमेंट को चले जाएगा। प्रॉपर ऑफिसर शैल टेक एंड होल्ड द पोजीशन ऑफ थिंग्स कॉन्फिस्केटेड विद द असिस्टेंस ऑफ ऑफिसर, जो भी गुड्स कॉन्फिस्केट होगा वो उसके लिए पुलिस ऑफिसर का यहाँ पे असिस्टेंस ले सकता है। इफ रिडम्पशन फाइन स्टार करना, इफ रिडम्पशन फाइन नॉट पेड विद इन 3 months प्रॉपर ऑफिसर डिस्पोज द गुड्स और कन्वेंस एंड डिपॉजिट द सेल प्रोसीड्स विद द गवर्नमेंट, क्योंकि ओनर गवर्नमेंट ही है तो पूरा पैसा गवर्नमेंट का हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन 131 नो कॉन्फिस्केशन मेड और पेनल्टी इम्पोज above shall prevent the infliction of any other punishment to which person affected and liable to provision of this act or any other law। तुमने ये कॉन्फिस्केशन फाइन दिया, रिडम्पशन फाइन दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अदर पेनल्टी से बच गए, बाकी सारी प्रोविजन जैसी कही वैसे एप्लीकेबल होगी। तो ये था रिगार्डिंग टू सेक्शन 130। दोनों सेक्शंस जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, एग्जाम में आपको आने के चांसेस है। पेनल्टीज थोड़ा लर्न कर लेना और नेक्स्ट इसके जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस है कैलकुलेशन वाले वो अच्छे से सॉल्व कर लेना। बाकी मैंने बहुत अच्छे से आपको रिवाइज करके दिया हुआ है। डन। तो चलिए ये हुआ रिगार्डिंग टू सेक्शन 129 एंड सेक्शन 130। चलिए अब एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सेक्शन 132 प्रोसिक्यूशन एंड इम्प्रिजनमेंट। भाई अब तो आपको जेल में डाला जाएगा यानी आपको है ना टैक्स इवेडर को। तो वेयर whoever commit or causes to commit or retain the benefit arising out of any of the following offenses, मतलब क्या, जिसने भी नीचे दिए गए ऑफेंस किए या ऑफेंस करने की कोशिश की या जिसने भी ये ऑफेंस करने के लिए ऑफेंस करने का एडवाइस दिया और उससे बेनिफिट लिया, यानी कंसल्टेंट भी कंसल्टेंट भी, तो ये तीनों ने अगर ये नीचे दिए गए ऑफेंस किए तो इम्प्रिजनमेंट की प्रोविजन है और जेल में डाला जाएगा कॉन्शियसली। देखो पहला ए इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई से रिलेटेड ऑफेंस। अब देखो सेक्शन 122(1) में जितने भी ऑफेंस दिए सारे ऑफेंस सीवियर नहीं है, सिर्फ पेनल्टी लगा के छोड़ देंगे, लेकिन कुछ ऑफेंसेस सीवियर माने जाते हैं और उसमें पेनल्टी तो सेक्शन 122 की लगती ही है, 122(1) की, साथ साथ में आपको जेल में भी डाला जाता है और गुड्स भी कॉन्फिस्केट किया जाता है। मतलब आप देखो कितना यानी पूरी बारात आती है जब आपने फ्रॉड किया, तो इसलिए मैं कहता हूँ फ्रॉड करना पाप नहीं है, पकड़े जाना पाप है। देखो कैसी बारात आती है ना। आपको ये कहो कि पहले तो टैक्स और इंटरेस्ट तो लग ही जाता है, ऊपर से 122(1) की पेनल्टी लग जाती है, उसके बाद में गुड्स लायबल टू कॉन्फिस्केशन, मतलब टैक्स भी गियो, इंटरेस्ट भी गियो, पेनल्टी भी गियो, गुड्स कॉन्फिस्केशन हुआ, गुड्स भी गियो और साथ साथ में तू भी गियो बेटा, तेरे को भी अंदर डाला जाता है। तो सीवियर ऑफेंस कब बनता है सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 का। पहला सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट इश्यू ऑफ इनवॉइस, यानी ब्लैक मार्केटिंग किया, आपने गुड्स और सर्विस दिया, कैश में दिया, जिसके इनवॉइसेस नहीं दिए, पर इसमें देखो क्या, इन वायलेशन ऑफ लॉ इफ द इंटेंशन टू इवेड द पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, अब थोड़ा मैं कंपेयर करूं तो सेक्शन 122(1) में आते हो तो उसमें क्या बोला है, उसमें कहा है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस विदाउट इनवॉइस, बस इतना ही बोला कि तुमने विदाउट इनवॉइस दिया तो पेनल्टी लग जाएगी। लेकिन जेल में कब डाला जाएगा, कब वो सीवियर हो जाएगा, जब तुमने सप्लाई किया गुड्स और सर्विस विदाउट इनवॉइस इन वायलेशन ऑफ लॉ, यानी अब इसमें सीवियरिटी कब आ जाती है, इन वायलेशन ऑफ लॉ विथ इंटेंट टू इवेड द पेमेंट ऑफ टैक्स, तो फिर पेनल्टी तो लगी रही है, साथ साथ में आपको यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट होगा। दूसरा फेक इनवॉइस, मतलब क्या, इश्यू ऑफ इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब सप्लाई नहीं किया, एक फेक इनवॉइस दिया, इन वायलेशन ऑफ लॉ लीडिंग टू रॉन्गफुल अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी और रिफंड। ठीक है, तो इन वायलेशन ऑफ लॉ लीडिंग टू रॉन्गफुल अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी ऑफ रिफंड, अगर आप सेक्शन 122 ऊपर का देखते हो तो 122 में क्या बोला गया कि आपने अगर जस्ट इनवॉइस दिया, इन वायलेशन ऑफ प्रोविजन, इनवॉइस दिया और सप्लाई नहीं किया और इन वायलेशन किया तो पेनल्टी लग गई, पर इन वायलेशन के साथ सीवियर कब हो जाता है, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन वायलेशन के साथ सीवियर तब हो जाता है विच लीडिंग टू रॉन्गफुल अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। एग्जांपल लो कि आपने सप्लाई नहीं किया, इनवॉइस दिया, फेक इनवॉइस दिया, पर फेक इनवॉइस दिया तो पेनल्टी तो लग गई आपके ऊपर,
पर उसका सामने वाले ने क्रेडिट नहीं लिया तो जस्ट पेनल्टी, फिर इंप्रिजनमेंट नहीं होगा। इंप्रिजनमेंट कब होगा? जब आपने इनवॉइस दिया एंड विच लीडिंग टू रॉन्गफुल अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, यानी आपके इनवॉइस पे सामने वाला क्रेडिट ले रहा है, तो फिर भाई तू जेल के अंदर जाएगा। ओके, इंप्रिजनमेंट होगा। कलेक्शन और पेमेंट से रिलेटेड, कलेक्ट एनी अमाउंट ऑफ टैक्स बट फेल्स टू पे गवर्नमेंट बियॉन्ड पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, बस एक ही। वैसे पेनल्टी तो कलेक्शन पेमेंट में टीडीएस, टीसीएस और बहुत सारी है। इंप्रिजनमेंट एक ही केस में, आपने कलेक्ट किया टैक्स बट गवर्नमेंट को 3 महीने के अंदर नहीं दिया, ओके, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, तो फिर आपको जेल हो सकती है। आईटीसी रिलेटेड एक ही ऑफेंस है जहां आपका इंप्रिजनमेंट होता है। अवेल आईटीसी यूजिंग इनवॉइस और बिल रेफर्ड इन टू, मतलब अगर ये वाले इनवॉइस पे जिसने आईटीसी लिया उस पर इंप्रिजनमेंट होगा, फेक इनवॉइस पे, मतलब इनवॉइस देने वाले का भी एक्शन 132 में होगा, उसको भी अंदर डाला जाएगा, और जिसने उसका आईटीसी लिया, ओके, क्रेडिट लिया विदाउट एनी इनवॉइस और बिल, तो जिसने सॉरी हाँ, और जिसने आईटीसी लिया, अवेल द आईटीसी यूजिंग इनवॉइस और बिल रेफर्ड अबो, ओके, अब वो फ्रॉडुलेंटली और यहाँ पे और चाहिए, यहाँ कर देना, और फ्रॉडुलेंटली अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट विदाउट एनी इनवॉइस और बिल। यहाँ दो सिचुएशन है, ये पहली होगी और यहाँ पे चाहिए, और सॉरी टू अबो, एक मिनट, ये पहली होगी, ये फर्स्ट एरो, और सेकंड एरो ये है फ्रॉडुलेंटली अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट विदाउट एनी इनवॉइस और बिल, तो वो केस में यहाँ पे पनिशमेंट होगी। फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, इवैड द टैक्स, फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन रिफंड नॉट कवर्ड अबव। उसके बाद में डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड से रिलेटेड, फॉल्सिफाई सब्स्टिट्यूट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, प्रोड्यूस फेक अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, फर्निशेस फॉल्स इंफॉर्मेशन और रिटर्न विद एन इंटेंशन टू इवैड द पेमेंट ऑफ टैक्स, तो वो केस में पनिशमेंट होगी। अटेम्प्ट टू कमिट द ऑफेंस रिलेटेड टू ए टू ई, चलो ऑफेंस नहीं किया पर कोशिश की, अटेम्प्ट टू कमिट और अबेट द कमीशन ऑफ एनी ऑफ द ऑफेंस मेंशन अबव, कोशिश की या रोक दिया, पर कोशिश की थी पर रोक दिया, तो वो केस में आपको पनिशमेंट होगी। या डील इन द गुड्स लायबल टू कॉन्फिस्केशन, डील इन सप्लाई गुड्स विच ही नोज और हैज रीजन टू बिलीव दैट लायबल टू कॉन्फिस्केशन, मतलब सेक्शन 130 में जो हमने ऊपर देखा था, कब लायबल टू कॉन्फिस्केशन होते हैं? ए बी सी डी, ओके, ये कॉन्ट्रवेंशन किया तो लायबल टू कॉन्फिस्केशन हो गए। और आप कोई भी पर्सन ऐसे गुड्स में डील कर रहा है जो लायबल टू कॉन्फिस्केशन है, तो यहाँ पे एक्वायर कर रहा है, पोजीशन है, ट्रांसपोर्टिंग, रिमूविंग, डिपॉजिटिंग, कीपिंग, काउंसिलिंग, सप्लाइंग और परचेसिंग, या डील इन सप्लाई ऑफ सर्विस विच ही नोज और हैज रीजन टू बिलीव आर इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, जो या फिर आप ऐसी सर्विस जो इन कॉन्ट्रवेंशन है और आप डील कर रहे हो उसके साथ, तो उसको भी जेल में डाला जा सकता है। और अटेम्प्ट टू कमिट द ऑफेंस रिलेटेड टू जी, यानी जी का ऑफेंस आपने कोशिश की, अटेम्प्ट टू कमिट और अबेट द कमीशन ऑफ एनी ऑफ द ऑफेंस मेंशन इन अबव, मतलब जी में कोशिश, जी का कोई ऑफेंस है और आपने कोशिश की, तो वो केस में भी इंप्रिजनमेंट होगा। भाई साहब पनिशमेंट क्या होगी, क्या इंप्रिजनमेंट होगा? विद द सैंक्शन ऑफ द कमिश्नर, ये इंप्रिजनमेंट विद द सैंक्शन ऑफ कमिश्नर। अब ऊपर जो ऑफेंस किया है जिसमें टैक्स इवेडेड का ऑफेंस है, या आईटीसी रॉन्गली अवेल और यूटिलाइज का ऑफेंस है, या रिफंड रॉन्गली टेकन का ऑफेंस है, अमाउंट इन्वॉल्व इन रुपीज 5 करोड़ से ज्यादा होगा, तो आपको सजा 5 years एंड विथ फाइन, 5 साल की सजा हो सकती है विथ फाइन। अगर अमाउंट 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में होगा तो आपको अप टू 3 years एंड विथ फाइन, ये इंप्रिजनमेंट फाइन है, लगती है। और 1 करोड़ बट लेस देन और इक्वल टू 2 करोड़ ऑफेंस स्पेसिफाइड इन ए टू अबव, ये 2 जीरो काम के नहीं है, ये स्क्रैच कर देना, ए टू अबव। हाँ, अब मैं आपको वैसे तो बताओ, देखो आपको जो इंप्रिजनमेंट होगा वो 2 करोड़ के ऊपर होगा, यानी 2 से 5 के करोड़ के बीच में 3 साल, 5 करोड़ के ऊपर होगा तो 5 साल। अब 1 to 2 करोड़ की लिमिट में ए टू अबव आता है। ए टू अबव मतलब ये जो भी मैं ए बी का रेफरेंस लूंगा आगे, मतलब आपके 132 के ए बी, तो अगर फेक इनवॉइस वाला होगा जिसका आईटीसी लिया गया होगा, सुनना, फेक इनवॉइस वाला होगा जिसका आईटीसी लिया होगा, तो वो अगर 1 to 2 करोड़ के बीच में होगा तो उसको भी 1 साल की सजा होगी। तो नाउ इसको कैसे समझना, देखो वैसे से तो बाकी सारे ऑफेंसेस जो है, ओके, बाकी सारे ऑफेंसेस जो है इसमें सजा 2 करोड़ के ऊपर चालू होगी, लेकिन ये वाला ऑफेंस में 1 to 2 करोड़ के बीच में होगा तो आपको 1 साल का इंप्रिजनमेंट एंड विथ फाइन होगा। हाँ, अगर अमाउंट 1 करोड़ के नीचे तो नो इंप्रिजनमेंट, पहली बार तो नो इंप्रिजनमेंट। लेकिन अब देखो नेक्स्ट, कमिट और अबेट द कमीशन ऑफ ऑफेंस स्पेसिफाइड इन ई अबव, यानी आपने ये जो ऑफेंस है, ओके, और ये कोशिश की, इससे रिलेटेड
ये ओके, फॉल्सिफाइड डॉक्यूमेंट्स, प्रोड्यूस फेक अकाउंट्स वगैरह, और वो कोशिश किया तो आपको मिनिमम 6 महीने की सजा होगी। अगर डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स तुमने सही नहीं दिए या फॉल्स इंफॉर्मेशन दी तो 6 महीने की सजा आपको हो सकती है, और विथ फाइन। और ये स्टार करना, सेकेंड एंड एवरी सब्सिक्वेंट ऑफेंस, मतलब अगर आप सेकेंड टाइम ऑफेंस करते हो या उसके बाद कभी भी करते हो तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। 1 रुपए का भी अगर ऑफेंस करते हो उसकी कोई लिमिट नहीं है, 1 रुपए का भी ऑफेंस करते हो तो उसमें सजा अप टू 5 years एंड विथ फाइन है। तो एक बार फिर समझ लो, पहली बार ऑफेंस करोगे तो 1 करोड़ तक कुछ नहीं है। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में जो आपको सजा होगी वो सिर्फ फेक इनवॉइस का होगा जिसके ऊपर ITC लिया गया, और वो होगा 1 year एंड विथ फाइन। आपका जो इम्प्रिजनमेंट चालू होता है नॉर्मली 2 years के बाद, सॉरी 2 करोड़ के बाद चालू होता है। 2 से 5 करोड़ तक 3 years, और 5 करोड़ के ऊपर अप टू 5 years, ठीक है। उसके बाद में इम्प्रिजनमेंट मिनिमम 6 months इन द अब्सेंस ऑफ स्पेशल एंड एडुकेट रीजन टू द कॉन्ट्री टू बी रिकॉर्डेड। ये तो मैक्सिमम है, 5 years, 3 years, 1 year या 5 years, लेकिन कम से कम सजा 6 months की होगी जब तक कोई एडुकेट या कॉन्ट्री रीजन नहीं होगा। अब मेरा एक क्लाइंट था, और मेरे क्लाइंट के केस में जो है उन्होंने यहाँ पे सजा जो है, एज बहुत ज़्यादा हो गई थी और 2 बार अटैक आ चुका था, तो हमने एडुकेट रीज़न दिया, डॉक्टर के सारे सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किए, ओके, तो सज़ा मेरा क्लाइंट, मतलब एक केस हुआ था यहाँ पे, तो जो सज़ा है वो सज़ा यहाँ पे 6 महीने से कम हो सकती है, 1 महीने की, 10 दिन की, 15 दिन की हो सकती है, अदरवाइज मिनिमम सज़ा तो यहाँ पे 6 महीना होगी। नाउ अब आगे देखो, कॉग्नाइजेबल एंड बेलेबल, ओके, कॉग्नाइजेबल एंड बेलेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्नाइजेबल और बेलेबल। ओके, तो कॉग्नाइजेबल एंड यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेना, cognizable and non-cognizable, non-cognizable, okay, okay, non-cognizable। तो cognizable and non-bailable offense, तो यहां पे मैं आपको कह दूं cognizable and non-bailable offense जो है, यहां देखो ये cognizable बोला, अब देखो ये वर्डिंग्स को समझना, जब cognizable हो तो उसका non-bailable वर्ड आता है, और जब non-cognizable हो तो bailable वर्ड आता है। cognizable मतलब थोड़ा सिंपल वर्ड में समझ लो, कॉग्नाइजेबल मतलब सीरियस कैटेगरी ऑफ ऑफेंस, आपने सीरियस कैटेगरी है तो उसमें बेल ऑफिसर नहीं दे सकता, उसमें बेल अगर देना हो तो यहाँ पे ऑटोमेटिक बेल नहीं मिलती है, वो केस में कोर्ट से बेल मिल सकती है, पर ऑफिसर ऑटोमेटिक बेल नहीं दे सकता, ऑफिसर कमिश्नर के पास पावर नहीं होती है। और नॉन कॉग्नाइजेबल मतलब रिलेटिवली सीरियस ऑफेंस जिसमें कमिश्नर या प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो खुद ही बेल दे सकता, बस इतना समझ लो। तो कब आपका ऑफेंस कॉग्नाइजेबल और नॉन बेलेबल है और कब आपका ऑफेंस नॉन कॉग्नाइजेबल और बेलेबल है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर इम्प्रिजनमेंट का ऑर्डर निकल गया सेक्शन 132 में तो हम इमीडिएट जाते बेल, हम वकील को बोलते जा भाई बेल ले, वो ऑफिसर मेरे को अरेस्ट करने के पहले बेल ले, जल्दी ले। अब बेलेबल कौन से ऑफेंस में ऑफिसर खुद ही बेल दे देता है, कमिश्नर बेल दे देता है, और कौन से ऑफिस में कमिश्नर नहीं देगा, वो कोर्ट में दिया जाएगा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट देता है, यानी आपको अरेस्ट होगी 3 दिन में मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा, 3 दिन तो जेल के अंदर रहना पड़ेगा। तो देखो ऑफेंस रिलेटेड टू A to C, जब भी मैं वर्ड यूज कर रहा हूं A to C मतलब सेक्शन 132 के A to C, अगर ऑफेंस ये होगा, ये होगा और ये होगा, ये 3 ऑफेंसेस हो गए, A to C के ऑफेंसेस हो गए अंडर सेक्शन 132, वेयर टैक्स इवेडेड, ITC रॉन्गली अवेल्ड और रिफंड रॉन्गली टेकन एक्सीड्स 5 करोड़, 5 करोड़ के ऊपर का ऑफेंस सीवियर माना जाएगा, और यहां कमिश्नर बेल नहीं दे सकता, जेल के अंडर में डाला ही जाएगा, और बेल चाहिए तो मैजिस्ट्रेट से मिलेगी। ये कॉग्नाइजेबल ऑफेंस नॉन बेलेबल बाय प्रॉपर ऑफिसर, सुनना, नॉन बेलेबल बाय प्रॉपर ऑफिसर माना जाएगा। और नॉन कॉग्नाइजेबल बेलेबल ऑफेंस तो ऑफेंस रिलेटेड टू A to C जिसमें अमाउंट 5 करोड़ या लेस है, या अदर ऑफेंस जो D से H में है जो सेक्शन 132 में है, ये सारे जो है इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व, उसमें कुछ भी अमाउंट हो, ओके, ये ऑफेंस यहाँ पे बेलेबल है और ऑफिसर ही रिलीज ऑर्डर दे सकता है। चलिए, ये हमने देखा यहाँ पे कौन से ऑफेंस कॉग्नाइजेबल है और कौन से ऑफेंस कॉग्नाइजेबल नहीं है। अब सेक्शन 133, 132 हो गया बेटा हमारा ऊपर, अब सेक्शन 133 देखो, ठीक है, 133 पर्सन लायबल, ओके, पर्सन हैंडलिंग स्टैटिस्टिक अंडर सेक्शन 151, GST ऑफिसर विद एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अंडर द सेक्शन, पर्सन प्रोवाइडिंग सर्विस ऑन कॉमन पोर्टल और एजेंट, इसमें 4 पर्सन है, ओके, जो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन देता है, दूसरा GST ऑफिसर या कॉमन पोर्टल के पर्सन जो कॉमन पोर्टल हैंडल करता है, और कोई एजेंट ऑफ द कॉमन पोर्टल। अगर ये कोई ऑफेंस करते हैं तो इनको पनिशमेंट अप टू 6 months इंप्रिजनमेंट और विथ ₹25,000 फाइन और बोथ दोनों लग सकता है।
प्रोसिक्यूशन रिक्वायरमेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट होगा तो गवर्नमेंट से सैंक्शन चाहिए, और नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट होगा तो कमिश्नर का सैंक्शन इसमें लगेगा। ठीक है, ये तो ऑफिसर पे या पोर्टल के लोगों पे अगर उन्होंने ऑफेंस किए तो एक्शन होगी। कॉग्नाइजेंस ऑफ ऑफेंस कैन ओनली बी टेक एक्शन ऑन जीएसटी ऑफेंस विद प्रायर अप्रूवल ऑफ कमिश्नर। अगर कॉग्नाइजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा और उसको अरेस्ट करना होगा तो कमिश्नर का वारंट लगेगा। सच ऑफेंस मस्ट बी ट्रायल्ड, ट्राइड नहीं, ट्रायल्ड, ट्रायल कर दो। ओके, ट्रायल अ मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और हायर, मतलब पर्सन को पकड़ा जाएगा और उसकी ट्रायल जो है ओके वो कोर्ट में की जाएगी, और बेल मिलेगी तो कोर्ट से ही मिलेगी। प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट, तो जब भी कोई ऑफेंस हुआ हो तो ये समझा जाएगा कि आप कल्पेबल मेंटल स्टेट में थे, सोच समझ के लायक शक्ति में थे, लेकिन आप प्रूव कर सकते हो कि भाई मुझे गन पॉइंट पे ऑफेंस करवाया गया, मैं पिया हुआ था, मैं ओके यहाँ पे गिल्टी मतलब या पिया हुआ था, या फिर मैं प्रॉपर माइंड का नहीं हूं, तो ऐसे केस में कोर्ट आपको माफ कर सकता है। लेकिन ऑफेंस हुआ है तो पहला प्रिजम्पशन कल्पेबल मेंटल स्टेट का ही रहेगा। उसके बाद में रिलेवेंस ऑफ स्टेटमेंट इन सर्टेन केसेस, ये आपने देख लेना, और कंपनीज के ऑफेंस सेक्शन 137 ये आपने रीड कर लेना, मैंने समराइज करके दिया हुआ है। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस सेक्शन 138, अब ये कंपाउंडिंग क्या होता है थोड़ा समझ लो। ठीक है, अब कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस ये होता है कि भाई सेक्शन 132 के अंडर प्रोसिक्यूशन के ऑर्डर आ गए, अब प्रोसिक्यूशन होना है, मुझे जेल में जाना है। ओके, मुझे जेल नहीं जाना है, अब गवर्नमेंट क्या सोचती है कि बंदे को जेल में जाना नहीं है, ओके, और कोई उसने मर्डर थोड़ी किया है, टैक्स इवेजन किया है, तो गवर्नमेंट इन एडिशन टू ऑल इंटरेस्ट, पेनल्टी, टैक्स वगैरह जो भी पहले लगे हैं, रिडम्पशन फाइन, वो सब लगेगी लगेगी। जेल में न जाने का पैसा लेगी गवर्नमेंट, नहीं जाना है तो कंपाउंड कर सकता है। तो अब ये इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, अंडरलाइन, इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट, चल पैसा दे, जेल नहीं जाएगा। कब होता है? एनी ऑफेंस में बी कंपाउंडेड बाय कमिश्नर, कमिश्नर पैसा लेके ओके जेल रोक सकता है, एनी ऑफेंस वो कंपाउंड कर सकता है, आइदर बिफोर और आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसिक्यूशन, मतलब जेल होने के पहले या जेल होने के बाद, अपॉन पेमेंट ऑफ कंपाउंडिंग अमाउंट, कंपाउंडिंग अमाउंट देना पड़ेगा। अब इसमें देखो क्या है, नॉन कंपाउंडिंग कब होगा और कंपाउंडिंग कब होगा। ओके, नॉन कंपाउंडिंग ये लर्न करके जाना कि कौन से ऐसे ऑफेंसेस है जो कंपाउंडिंग नहीं हो सकते, मतलब आप जेल में जाके रहोगे। देखो, पर्सन हु हैज बीन अलाउड टू कंपाउंड वंस अर्लियर फॉर द ऑफेंस अंडर ए टू ई, ऊपर दिए गए ए टू ई के ऑफेंस में, मतलब सेक्शन 132 ऑफ सेक्शन 132, तो जो सेक्शन 132 में ए टू ई में कहा है, इसके पहले आपने एक बार कंपाउंड करके लिए होगे तो दोबारा कंपाउंडिंग नहीं होगी, नहीं तो कोई भी फ्रॉड करेगा, पैसा देके जेल बचा लेगा, तो दोबारा नहीं होगी। नेक्स्ट, पर्सन हु हैज बीन एक्यूज ऑफ इशूइंग इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई लीडिंग टू रॉन्गफुल अवेलमेंट ऑफ आईटीसी। मैं आपको एक कर दूं कि एक बात गवर्नमेंट ने बार बार कही है, तुमने विदाउट सप्लाई इनवॉइस दिया, फेक इनवॉइस दिया, जिसके ऊपर सामने वाला आईटीसी ले रहा है, इसको तो नहीं छोड़ा जाएगा। ओके, ये बड़े बड़े स्कैम हो चुके हैं इसके ऊपर, तो उसको तो नहीं छोड़ा जाएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंस दिया है, उसको सीवियर ऑफेंस माना जाएगा, उसमें कंपाउंडिंग नहीं होगा। तीसरा, पर्सन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस बाय कोर्ट, कोर्ट ने अगर कन्विक्ट किया होगा तो फिर कंपाउंडिंग नहीं होगा, और एनी क्लास ऑफ पर्सन और ऑफेंस एज में भी प्रिस्क्राइब। तो ये रट्टा मार के जाना, ए टू ई तक के ऑफेंस जो ऊपर दिए, तो आप एग्जाम में ए टू ई तो नहीं लिखोगे, तो सेक्शन तो लर्न करके जाना, ऑफेंसेस ऑफ सेक्शन 132 जो ऑलरेडी वंस किए होंगे। दूसरा, फेक इनवॉइस जिसके ऊपर आईटीसी लिया, वो कंपाउंडिंग नहीं होगा, और तीसरा, कोर्ट से कन्विक्शन होगा तो कंपाउंडिंग नहीं होगा, और एनी अदर ऑफेंस प्रिस्क्राइब। कंपाउंडिंग बाकी सारे ऑफेंसेस का कंपाउंडिंग हो जाएगा। मॉनेटरी लिमिट फॉर कंपाउंडिंग अमाउंट अलाउड ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी। कंपाउंडिंग कब होगा? पहला कंडीशन, टैक्स पूरा दे दो, इंटरेस्ट दे दो, पेनल्टी दे दो, ये तीनों दे दो, बाद में ही कंपाउंडिंग होगा। मिनिमम आपको कितना पैसा देना पड़ेगा कंपाउंडिंग का? 25% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व, और मैक्सिमम 100% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व। यानी यार सच में को फ्रॉड करना पाप नहीं है, पकड़े जाना पाप है। गुड्स कॉन्फिस्केट कर लेंगे, उसकी रिडम्पशन फाइन अलग, पेनल्टी लगाएंगे वो अलग, और आपको जेल से बचाना है तो 25% ऑफ टैक्स मिनिमम और मैक्सिमम 100% ऑफ टैक्स ओके इन्वॉल्व, ये मिनिमम मैक्सिमम। इसमें एक नोटिफिकेशन आया हुआ है 2023 में, ये मिनिमम मैक्सिमम में कैसे कैसे आप लगाओगे, तो ये उन्होंने नोटिफिकेशन से दिया है, अलग अलग लिमिट्स दिया है, रीड करके चले जाना। मुझे नहीं लगता इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन रीड करके चले जाना आपने कि वो जो मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट में ऑफिसर कैसे खेलेगा उसकी डायरेक्शन है। पर आपको एग्जाम में आएगा तो ये मिनिमम और मैक्सिमम ही पूछेंगे, पर उसमें भी कौन कौन से ऑफेंस में मिनिमम मैक्सिमम रहेगा ओके, तो वो जो है आपने एक बार ये नोटिफिकेशन पढ़ के जाना। चलो अब लास्ट हम सर्कुलर पे आते हैं। एक सर्कुलर जो मुझे लगता है आपने पढ़ के जाना चाहिए, और ये सर्कुलर में अब देखो यहाँ पे
इफ ए इशू अ टैक्स इनवॉइस टू बी विदाउट एक्चुअल सप्लाई, एक मिनट, सप्लाई नहीं किया और इनवॉइस दिया, पहली बात तो अगर हमने गुड सर्विस ही नहीं दिया और जस्ट इनवॉइस दिया है तो क्या ये सेक्शन 7 का सप्लाई माना जाएगा? नहीं, सेक्शन 7 का सप्लाई तभी माना जाएगा जब आप गुड्स दोगे या सर्विस दोगे। आपने इनवॉइस दिया और 7 इनवॉइस को सप्लाई नहीं कहता है। तो पहली बार वेदर इट इज ट्रीटेड एज सप्लाई अंडर सेक्शन 7, नो नो नो, ये सेक्शन 7 का सप्लाई नहीं माना जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, कैन डिमांड और रिकवरी टू बी मेड अंडर 73-74? नहीं, क्योंकि सेक्शन 73-74 तब अप्लाई होता है जब आपका सप्लाई है और उसमें शॉर्ट पेमेंट नॉट पेमेंट है। यहाँ सप्लाई ही नहीं भाई साहब। अब यहाँ पे अगर सप्लाई नहीं है तो वो सिचुएशन में 73-74 की एक्शन नहीं होगी। ओके, और मतलब नोटिस ही नहीं आ सकती। नोटिस तो तब आएगी 73-74 में जब सप्लाई है। तो फिर इस बंदे पे एक्शन क्या होगा? डायरेक्ट सेक्शन 122 में, 122 में ये केस आती है और इसकी पेनल्टी 122 में लगेगी। ओके, अगर टैक्स इनवॉइस दिया विदाउट एक्चुअल सप्लाई 122 की पेनल्टी लगेगी। अगर इट्स लीड्स टू रॉन्गली अवेलमेंट ऑफ आईटीसी तो वो केस में 132 में पनिशमेंट भी हो जाएगा। ओके, तो ये फेक इनवॉइस का है तो पनिशमेंट भी हो जाएगा। नाउ सेकंड, तो 122 डायरेक्ट लगेगा, 73-74 नहीं लगेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ये केस 73-74 में जाएगी या 122 के पेनल्टी में जाएगा, तो 122 के पेनल्टी में जाएगा। दूसरा, A issue a tax invoice to B without supply. B claim ITC on it and use it to pay tax on his own supplies to buyer. अब थोड़ा केस समझना। यहाँ पे केस क्या है कि A ने B को इनवॉइस दिया, वो तो क्लियर हो गया हमारा। जब A वाला मैटर क्लियर हो गया कि वो सप्लाई नहीं है, A के लिए वो सप्लाई नहीं है, ठीक है, वो मैटर क्लियर हुआ। थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं, B का ध्यान रखते हैं। B claim ITC on it, liability for ITC demand and penalty. B wrongly avail ITC, utilize ITC on fake invoice, liable to demand under 74 फ्रॉड है और सेक्शन 50। अब B के अगेंस्ट में B ने अगर वो ITC अपने आउटपुट टैक्स के लिए यूज किया, सुनना, B ने अगर वो ITC अपने आउटपुट टैक्स के लिए यूज कर लिया तो शॉर्ट पेमेंट नॉट पेमेंट हो गया। अब B ने वो ITC अगर लेता है तो शॉर्ट पेमेंट नॉट पेमेंट की केस हुई और वो सेक्शन 74 में फ्रॉड है तो 74 में आ जाएगा। 74 में आना मतलब क्या? मतलब आपको पेनल्टी के ऑप्शन मिल जाना 15%, 25%, 50%, 100%, तो वो पेनल्टी के डिस्काउंट्स मिल जाना। ओके, 74 में ज़्यादा अच्छा है और इंटरेस्ट भी लगेगा। और दूसरा, 122 में पेनल्टी आएगी क्या? नहीं, 122 में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अगर 74 की नोटिस आ गई उसके अगेंस्ट में और उसने पेनल्टी 74 में दे दी तो फिर कोई अदर सेक्शन में पेनल्टी नहीं लगती है। Okay, third, A issue a tax invoice to B without supply. B claim ITC and passes it to C through a similar invoices. Fake invoice है, सुनो। Okay, ये भी फेक, तीनों भी केसेस फेक इनवॉइस की, और हम बात B की कर रहे हैं। B ने फेक इनवॉइस लिया। अब देखो दो एग्जाम्पल में फर्क क्या है, ये और ये। यहाँ क्या हुआ, ये पहले वाले एग्जाम्पल ने A ने B को दिया, A का मामला तो क्लियर है, वो सप्लाई नहीं है, पर A पे पेनल्टी 122 में आएगी। बी ने जो भी इनवॉइस आया, समझ लो ये टैक्स इनवॉइस आया और ये टैक्स इनवॉइस 1 लाख का था और उसके ऊपर जीएसटी 18,000 था, उसके ऊपर जीएसटी 18,000 था। तो बी का जो आउटपुट टैक्स था वो आउटपुट टैक्स में वो 18,000 उसने यूज़ किया, तो उसका आउटपुट टैक्स शॉर्ट पेमेंट हुआ। शॉर्ट पेमेंट हुआ तो 74 के एक्शन उसके अगेंस्ट में हो गया बिकॉज ऑफ रॉन्गली अवेलमेंट ऑफ आईटीसी। ओके, शॉर्ट पेमेंट हुआ या रॉन्गली अवेलमेंट ऑफ आईटीसी हुआ। लेकिन वो ये गुड्स जो खरीदा, वो जो बता रहा था कि मैंने खरीदा, वो उसके स्टॉक में ही था, वो उसके स्टॉक में था, उसने किसी को दिया नहीं, किसी को सेल किया ऐसा बताया नहीं, सिर्फ उसका आईटीसी यूज कर लिया, इसलिए 74 में एक्शन हुई। अब थर्ड वाला सिचुएशन क्या है कि उसको जो गुड्स आया उसने सेम गुड्स आगे सेल किया ये बताया, सेम सर्विस आगे सेल की बताई, मतलब गुड्स का सेल भी बता दिया। तो भाई साहब अब क्या कहते हैं, अब जब बी आगे सी को सेम सिमिलर इनवॉइस में, मतलब सिमिलर इनवॉइसेस में सेल बता रहा है और स्टॉक का सेल बता रहा है, तो वो केस में क्या बी के लिए सप्लाई हुआ? नहीं, वो बी के लिए सप्लाई नहीं हुआ, बी का सप्लाई नहीं मानेंगे। बी अवेल्ड इनएलिजिबल आईटीसी ऑन फेक इनवॉइसेस फ्रॉम ए, तो नो टैक्स पेबल ऑन बी सप्लाई, सो सी टू सी ड्यू टू लैक ऑफ एक्चुअल सप्लाई। टैक्स तो नहीं आया, इसके ऊपर टैक्स नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सप्लाई ही नहीं है। और इधर भी ए पे टैक्स नहीं आएगा, टैक्स इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सप्लाई ही नहीं है। सप्लाई हो तो टैक्स आएगा, हाँ, पर पेनल्टी लगेगी। तो ये केस में बी पे पेनल्टी लगेगी, दो पेनल्टीज लगेगी। एक पेनल्टी उसने इनवॉइस दिया विदाउट सप्लाई की, सी को इनवॉइस दिया विदाउट सप्लाई की, और दूसरी पेनल्टी यहां पे रॉन्गली अवेलमेंट ऑफ आईटीसी विदाउट एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ गुड्स, वो भी 122 की लगेगी। ये केस थोड़ा केयरफुली समझ लो।
हम ए की बात नहीं कर रहे, ए को क्लियर हो गया, ए का सप्लाई नहीं है, ए ने जब बी को दिया, ए का सप्लाई नहीं है, टैक्स नहीं आएगा, पर 122 की पेनल्टी लगेगी, 74 की एक्शन नहीं होगी। अब बी का हम सिचुएशन 2 और 3 देख रहे हैं। बी की सिचुएशन, बी में उसने फेक इनवॉइस लिया, पर उसने वो सेल नहीं बताया आगे, वो स्टॉक का सेल नहीं बताया आगे, सिर्फ क्रेडिट यूज करके शॉर्ट पेमेंट कर दिया, इसलिए 74 की एक्शन हुई उसके अगेंस्ट में, रॉन्गली अवेलमेंट यूटिलाइजेशन। तो डिपार्टमेंट 74 का एक्शन लेगा, क्योंकि उसने सिर्फ आउटपुट टैक्स में यूज बताया, सेम आगे पास ऑन नहीं किया। पर आगे अगर सी को सेम पास ऑन कर दिया तो अब जो है इसके ऊपर 2 पेनल्टी लगेगी, B2C का फेक इनवॉइस की पेनल्टी जो 122 की है, और अब जो आईटीसी है, आईटीसी के लिए 74 नहीं लगेगा, क्योंकि उसने अब उसने जो आईटीसी लिया है वो फ्रॉडुलेंट लिया हुआ है, तो सेक्शन 122 में पेनल्टी लगेगी, यानी 122 में 100% ऑफ आउटपुट टैक्स और 100% ऑफ क्या आईटीसी और 10,000 विच एवर इज हायर, इतना पेनल्टी 2 बार पेनल्टी लगेगी और सेक्शन 122 में लगेगी। ओके, तो आई होप आपको समझा होगा। बस दोनों में बस यही फर्क है बेटा, इसमें यूज किया पर स्टॉक नहीं दिया, इसमें आगे सेल बताया, इसलिए ये पेनल्टी अब आईटीसी की पेनल्टी अब 74 की नहीं रही, अब वो आईटीसी का केस जो है वो 122 में हैंडल किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका ओरिजिनल सप्लाई ही नहीं है। जब ओरिजिनल सप्लाई ही नहीं है, क्योंकि उसने फेक इनवॉइस दिया, तो ऐसे केस में 74 का एक्शन उसके अगेंस्ट में नहीं ले सकते, इसलिए आईटीसी का एक्शन उसको 122 में लेना पड़ेगा। आई होप आपको समझा होगा। सो दोस्तों, इस तरह से हमने ये ऑफेंस कंप्लीट किया। ओके, अच्छे समझ में आया आपको? यस और नो? चलिए, तो चलिए दोस्तों, हमने यहाँ पे ये टॉपिक खत्म किया, ऑफेंस एंड प्रोसिक्यूशन। आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, कमेंट दीजिएगा, और अभी इमीडिएट मैंने सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर लिए। क्वेश्चन यार देख लो, चार्ट बुक सामने रखो, आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। ओके, और आपकी कमेंट जरूर दीजिएगा, वो मुझे नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर में हेल्प करेगी, मुझे मोटिवेट करेगी, और नेक्स्ट रिवीजन वीडियो में और अच्छे से लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच। ओके, गुड डे, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।